यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो चलिए आज आते हैं आज आरटीपी सीए फाइनल का, जो कि मई 2023 एग्जाम के लिए है। इट इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द आईसीआई वेबसाइट। आप आईसीआई वेबसाइट पे जाएंगे, बोर्ड ऑफ स्टडी पोर्टल पे, और वहां पे जो भी रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपी दे रखा है वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आरटीपी में आपको ये ऑप्शन मिलेगा। वन इज द मई 2023 हिंदी मीडियम, सेकंड इज मई 2023 अपडेटेड ऑन 9 मार्च 2023। ये वाले पे आपको क्लिक करना है। जो अपडेटेड ऑन 9 मार्च 2023 है उस पे आपको क्लिक करना है, और वो वाला आरटीपी है वो हम सॉल्व करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो फटाफट आप एक काम करिए, कैलकुलेटर ले लीजिए अपने हाथ में, और कैलकुलेटर लेने के बाद चालू करते हैं हम आरटीपी का लेक्चर। और आरटीपी मई 2023 सीए फाइनल के लिए, तो सीए फाइनल का ये आरटीपी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर आरटीपी में जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं, स्पेशली जो एमसीक्यूज आए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और एमसीक्यूज हमसे हो नहीं पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं पे डाउट आ रहे थे। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चंस है, तो देखते हैं। आप लोग अपना कैलकुलेटर साथ में रखिए, क्योंकि कैलकुलेटर से हम साथ साथ में कैलकुलेशन करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे पूरे क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस सिनेरियो, केस सिनेरियो नंबर 1। और एक मैं बात बता दूं, देखो एग्जाम में जो ये केस सिनेरियोज आते हैं ना, ये उन्हीं लोगों से सही होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये केस सिनेरियोस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट है 100% क्लियर चाहिए, तभी आप केस सिनेरियो सॉल्व कर पाओगे। और मैं बता दूं, इस बार मैं जब इंडिया टूर पे था तो बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले मुझे जो लास्ट एग्जाम में पास हुए, उनके एमसीक्यूज में 30 आउट ऑफ 30 आया। जैसे रैंकर वगैरह तो है, वो तो है ही है, बट नॉन रैंकर लोग भी थे जिनके 26 मार्क्स आए या किसी के 28 मार्क्स आए एमसीक्यूज में। इतने अच्छे स्कोर किए, और वो स्कोरिंग के पीछे एक ही रीजन है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपको फोर कॉर्नर ऑफ द लॉ आपको पता है, उस प्रोविजन से रिलेटेड हर चीज आपको पता है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप एमसीक्यूज के आंसर है वो सॉल्व कर सकते हो। एक तो 30 आउट ऑफ 30 वेदांत के आए। वेदांत करके जो बंदा है अहमदाबाद का, ही स्कोर ऑल इंडिया रैंक 4 था, तो उसके तो 30 आने ही थे, तो उसको 30 आउट ऑफ 30 आए। 28 मार्क्स आए थे, बट 2 मार्क्स हर किसी को ग्रेस मार्क मिला था लास्ट टाइम, क्योंकि एक एमसीक्यू गलत था, तो उसकी वजह से। चलिए तो हम चालू करते हैं यहां पे केस सिनेरियो नंबर 1। तो केस सिनेरियो 1 जो है वो ये बोलता है कि मिस्टर हरी एज 42 ईयर्स इज अ रेजिडेंट इंडियन हु इज अ सैलरीड एम्प्लॉयड। एक बात बताओ, जब भी आप कोई भी केस सिनेरियो पढ़ते हो आपको ढंग से पढ़ना है। वो पर्सन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, वो आपको अंडरलाइन करना है। उसकी एज क्या है वो आपको पता होना चाहिए। वो बंदा कर क्या रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो देखिए, His salary income computed for the previous year 22-23 is 17,50,000। उसका जो सैलरी इनकम है that is the 17,50,000 है। His brother Mr. Rajesh, age 45 years, is a resident Indian carrying on the retail trade business which has incurred the loss of 5,25,000। So here there is a loss of 5,25,000 from the business of Mr. Rajesh। Now next part, he also trade in the virtual digital asset। वो वीडीए में ट्रेड करता है, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करता है। द डिटेल ऑफ द असेट ट्रांसफर्ड बाय मिस्टर हरी एंड राजेश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 आर एज गिवन हियर अंडर। तो यहां पे इन्होंने कुछ असेट सेल की, ट्रांसफर की, उससे रिलेटेड आपको डिटेल दे रखी है। सबसे पहले मिस्टर हरी की बात करते हैं। हरी ने क्या किया, एक लैंड एंड बिल्डिंग है वो एक्वायर किया था। डेट ऑफ एक्विजिशन 1/4/2021 था, एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख था, और डेट ऑफ ट्रांसफर 28 Feb 2023 है। एंड ट्रांसफर एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर इज 1 लाख, सेल कंसिडरेशन इज 30 लाख। ये आपका लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर किया है किसने, हरी ने। अब एक बात समझिए, ये कैपिटल असेट है, इस पे कैपिटल गेन आएगा। अब ये कैपिटल असेट है, इस पे कैपिटल गेन आएगा। कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपका 30 लाख रुपए आ जाएगा, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस आपका 1 लाख रुपए, सो 29 लाख विल बी द नेट कंसिडरेशन। उसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 20 लाख है। अब आपको ये देखना है कि ये असेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। तो एक बात बताइए, यहां इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड किया था 1/4/2021 को, एंड यू आर ट्रांसफरिंग ऑन 28 Feb 2023। सो कैन आई से दैट पीरियड ऑफ होल्डिंग इज नॉट मोर देन 2 ईयर। सो यहां पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है, तो आपका कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा, और जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो यहां पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपका कैपिटल गेन कैसे आ जाएगा, 29 लाख माइनस 20 लाख। तो इन शॉर्ट मैं आपको यह बता दूं कि इस पर्टिकुलर केस में यहां पे हरी के केस में आपका 9 लाख रुपीस का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो आपके हरी के हाथ में हो जाएगा, कितना, 9 लाख रुपीस का। चलिए उसके बाद में उसने वर्चुअल डिजिटल असेट ट्रांसफर किया, वीडीए क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर किया।
अब वर्चुअल डिजिटल असेट है, इसने 40 यूनिट्स ट्रांसफर किया और राजेश ने 50 यूनिट ट्रांसफर किया। डेट ऑफ एक्विजिशन 1/4/2020 था और इसने 5,20,000 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है एंड डेट ऑफ ट्रांसफर है वो 1/9/2022 इस साल में है। और आपका डेट ऑफ ट्रांसफर के बाद में एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है वो 2,000 है एंड सेल कंसिडरेशन आपको दे रखा है 4,90,000 एज वेल एज। आप अगर उसके राजेश की बात करोगे तो राजेश का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 2,50,000, 1,000 का जो है वो आपका लाइक ट्रांसफर एक्सपेंसेस है और सेल कंसिडरेशन है वो आपका 3,50,000 है। उसके बाद में आगे दे रखा है एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर है, ये फेयर मार्केट वैल्यू दे रखा है डेट ऑफ ट्रांसफर का। उसके बाद में 4,10,000 दे रहा है उसका फेयर मार्केट वैल्यू। अब एक और चीज समझना, आपके वो दे रखा है पर्सन टू होम द ट्रांसफर, मींस ये क्रिप्टो करेंसी किसको ट्रांसफर की है। तो राजेश ने ये क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर की है मिस्टर गणेश को, हु इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ फूड ग्रेन्स के बिजनेस में एंगेज्ड है गणेश। एंड वैलिश को ट्रांसफर किया है, हु इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ द ट्रेडिंग ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के बिजनेस में जो है वो वैलिश एंगेज्ड है करके, ठीक है। टर्नओवर दे रखा है ऑफ द ट्रांसफरी, मिस ट्रांसफरी का टर्नओवर दे रखा है 90 लाख लास्ट ईयर का, दैट इज मिस्टर गणेश एंड मिस्टर वैलिश का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 लास्ट ईयर का टर्नओवर दे रखा है, एज वेल एज द यहां ट्रांसफरी का टर्नओवर दे रखा है करंट ईयर का कि ये आपके करंट ईयर का टर्नओवर है करके। चलिए अब एक बात समझते हैं, यहां पे जब भी आप क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करते हो आप अपनी कॉम्पैक्ट को एक बार ले लीजिए हाथ में, जो कॉम्पैक्ट बुक है उसको आप हाथ में लीजिए और मैं आपको बताता हूं कहां पे क्या प्रोविजन दे रखा है जिससे आपको फटाफट याद हो जाए और आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपकी बुक में मैंने एक नया टॉपिक बना के दे रखा है, दैट इज द टॉपिक नंबर 3B, आई थिंक पेज नंबर रहेगा 99 एंड दैट इज द टैक्स ऑन वर्चुअल डिजिटल असेट। और टैक्स ऑन वर्चुअल डिजिटल असेट में एक सेक्शन दे रखी है 115BBH करके, और 115BBH ये बोलती है कि क्रिप्टो करेंसी जो वर्चुअल डिजिटल असेट अगर आप बेचते हो उस पर जो भी प्रॉफिट रहेगा दैट प्रॉफिट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट फ्लैट 30% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। वो जो प्रॉफिट है वो फ्लैट 30% की रेट से टैक्सेबल होगा। और बेटा आप उसमें देखोगे पहले पॉइंट पे मैंने दे रखा है एनी एक्सपेंडिचर, एनी अलाउंस, एनी सेट ऑफ लॉसेस नॉट अलाउड व्हाइल कैलकुलेटिंग द इनकम ऑन द ट्रांसफर ऑफ द वीडीए। तो कोई भी एक्सपेंडिचर वगैरह आपको अलाउ नहीं होगा, एज वेल एज उसके सामने कोई भी दूसरे लॉसेस वगैरह है वो भी सेट ऑफ नहीं होते करके, ठीक है। और दूसरा पॉइंट में आपको दे रखा है कि लॉस फ्रॉम द वीडीए इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। अगर वीडीए का लॉस है वो किसी और अदर असेट के जो गेन से सेट ऑफ वगैरह आप नहीं कर सकते, मींस किसी भी गेन से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते अगर वीडीए का लॉस है। तो एक बात बताओ, यहां पे पहली चीज तो ये है कि सर एक बात बताइए, यहां पे सेलिंग प्राइस भी दे रखा है और फेयर मार्केट वैल्यू भी दे रखा है, क्या यहां पे वीडीए के लिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या कि फेयर मार्केट वैल्यू सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो फेयर मार्केट वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा? आंसर इज नो। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, सिर्फ एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 50C में आता है कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और एक तुम्हारा अनलिस्टेड शेयर के केस में आता है सेक्शन 50CA, और अनलिस्टेड शेयर के केस में सेक्शन 50CA ये बोलती है कि इन केस ऑफ द अनलिस्टेड अनकोटेड शेयर, इफ योर सेलिंग प्राइस इज मोर देन FMV इज मोर देन सेलिंग प्राइस, देन FMV विल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो पहली चीज तो यहां पे इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनकम पहली चीज तो यहां कैपिटल गेन होगा या नहीं वो भी क्लियरिटी नहीं है कि जब भी आप वर्चुअल डिजिटल एसेट बेचोगे उसमें कैपिटल गेन में इनकम जाएगी या नहीं, कहीं पे भी क्लियरिटी नहीं है। क्या ये इनकम अदर सोर्सेज में जाएगी? नॉर्मली अदर सोर्सेज में जाएगी, क्योंकि 115BBH सेक्शन है वो तो सिर्फ इतना बोलती है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर करने से जो इनकम होगा दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 30%। सो वो कौन से हेड की इनकम बनेगी, स्टिल देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट दैट। बट सिंपल सी बात है, अगर वो स्टॉक इन ट्रेड है तो बिजनेस में जाएगा, अगर वो कैपिटल एसेट है तो कैपिटल गेन में जाएगा करके, ठीक है, या अदर सोर्सेज में भी जा सकता है। देयर आर सम टैक्स प्रोफेशनल दे आर सेइंग दैट इट शुड बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब नॉर्मली अगर इसको कैपिटल एसेट मानते हो आप कैपिटल गेन में लेनी चाहिए, लेकिन एक बात समझना, यहां पे बेटा आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करना है, मींस गेन कैलकुलेट कैसे करना है, आप सेलिंग प्राइस ले लीजिए माइनस वीडीए का कॉस्ट ले लीजिए और कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होता। तो यहां पे मुझे एक बात बताइए, आपका सेल कंसिडरेशन कितना है? 4,90,000 है। क्या ट्रांसफर एक्सपेंसेस लेस करेंगे? आंसर इज नो। कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होता, उसमें से सिर्फ आप कॉस्ट लेस कर सकते हैं। तो एक बात बताइए, 4,90,000 में से 5,20,000 अगर आप लेस कर देते हैं, सो हियर कम्स टू द 490 माइनस 5,20,000, इट्स कम्स टू द 30,000 का लॉस हो गया। अब एक बात बताइए, वीडियो को ट्रांसफर करने से जो 30,000 का लॉस हुआ, क्या ये लॉस किसी और गेन से सेट ऑफ हो सकता है? आंसर इज नो। ये लैप्स हो जाएगा, ये और किसी गेन से सेट ऑफ नहीं हो सकता।
लेकिन मैं राजेश की बात करूं तो राजेश के केस में आपका सेलिंग प्राइस इज 3,50,000, कॉस्ट कितना है 2,50,000। सो हियर इट्स कम्स टू द 1,00,000 रुपीज का गेन हुआ, तो ये 1,00,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ ऑन द ट्रांसफर ऑफ द वीडीए, वीडीए को ट्रांसफर करने से 1,00,000 का प्रॉफिट हो गया। तो अभी तक मैं अगर बात करूं आपको, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं कि हरी के केस में 9,00,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ और वीडीए का जो है वो लॉस है, और यहां पे राजेश के केस में वीडीए का गेन है कितना है 1,00,000 रुपीज। आगे क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, क्या जो परचेजर रहता है वीडीए का उसके हाथ में क्या 56,210 लगेगा या नहीं? आंसर इज यस। अगर आप 56,210 जो गिफ्ट वाली सेक्शन है उसमें मैंने आपको यह बताया था कि या तो यहां पे आपको मनी मिलता है और मनी गिफ्ट में मिलता है और एग्रीगेट मनी मोर देन 50,000 है, इट इज फुल्ली टैक्सेबल, या फिर आपको मूवेबल असेट मिलती है गिफ्ट में। और मूवेबल असेट में कौन कौन सी असेट आती है, यू नो दैट, आपको पता है 10-11 असेट आती है। कौन कौन सी? 10 असेट आती है टोटल। शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट। तो वर्चुअल डिजिटल असेट है वो अदर सोर्सेज में आएगी अगर आप लो कंसिडरेशन पे खरीदते हो, और बेटा डिफरेंस आपका 50,000 से ज्यादा है तो डिफरेंस इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द रिसिपेंट और इन हैंड्स ऑफ द बायर, आई कैन से दैट अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पे उस वीडीए का फेयर मार्केट वैल्यू दे रखा है, दैट इज द 5,10,000 दे रखा है, और ये 5,10,000 दे रखा है, और ये खरीदा किसने है? तो मैं बता दूं, यहां पे जो आपका बायर है, बायर नेम इज मिस्टर गणेश, गणेश ने इसको खरीदा है, किससे खरीदा है? हरी से, और हु इज एंगेज्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ द फूड ग्रेन, फूड ग्रेन्स में है करके, ठीक है। अब एक बात समझिए, यहां पे 5,10,000 है वो फेयर मार्केट वैल्यू है, और उसने खरीदा कितने में? 4,90,000 में खरीदा है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 20,000 है। सो कैन आई से दैट डिफरेंस इज नॉट मोर देन 50,000, सो नथिंग इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कुछ भी गणेश के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। बट व्हेन इट्स कम्स टू द वैलिश, एक बात बताइए, वैलिश ने ये जो खरीदा है ये कितने में खरीदा है? 3,50,000 में खरीदा है, और 4,10,000 फेयर मार्केट वैल्यू है। So when 4,10,000 is a fair market value, beta 4,10,000 is a fair market value, and he has purchased at 3,50,000. So can I say that this difference is a 60,000 and this difference is more than 50,000? So guys, this 60,000 is going to be taxable under income from other sources in hands of the buyer. ये buyer के हाथ में income from other sources में taxable हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, सर क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि वर्चुअल डिजिटल असेट जब आप खरीदते हो तो क्या उसमें टीडीएस भी आता है या नहीं? उसमें टीडीएस आता है या नहीं? आंसर इज यस, उसमें टीडीएस आता है, और टीडीएस की सेक्शन आपको उसी पेज पे दे रखी है, अगर आपके पास बुक है तो 99 पे 194S करके टीडीएस की सेक्शन है। और 194S में क्या दे रखा है कि आप कंसिडरेशन किसी को पे करते हो वीडीए के लिए, पेयर इज एनी पर्सन, पे इज रेजिडेंट पर्सन, और कंसिडरेशन 10,000 से ज्यादा का है तो आपको उस पर 1% ऑफ कंसिडरेशन का टीडीएस काटना रहेगा। 1% ऑफ कंसिडरेशन है उसका टीडीएस काटना रहेगा। अब एक और चीज समझना, उसमें नेक्स्ट पॉइंट में ये बोला हुआ है कि बेटा यहां कंसिडरेशन का लिमिट 10,000 है, लेकिन ये लिमिट 10,000 की जगह 1 करोड़ 10,000 की जगह ये जो लिमिट है वो 50,000 हो जाएगा। कौन से केसेस में? अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसका बिजनेस है और लास्ट ईयर का टर्नओवर बिजनेस का अगर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, या प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा नहीं है, या किसी का बिजनेस है नहीं, सैलरी एम्प्लॉय है, तो वहां पे 10,000 की जगह कंसिडरेशन का लिमिट है वो आपका 50,000 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, यहां पे जो आपका कंसिडरेशन है, और वो कंसिडरेशन की अगर मैं बात करूं, यहां पे जो पेयर है वो पेयर जो कंसिडरेशन पे कर रहा है वो कंसिडरेशन तो बेटा ऐसे भी इसमें 50,000 से ज्यादा है, तो यहां पे 50,000 से ज्यादा है तो यहां पे टीडीएस तो आएगा ही आएगा। कितना आएगा? 1% की रेट से। सो कंसिडरेशन कितना है? 4,90,000 है, तो इस पे जो भी बायर रहेगा वो टीडीएस काटेगा, 4,900 का टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन @1% ये आया, और अंडर सेक्शन 194S में। और बेटा यहां पे जो बायर रहेगा वो 3,50,000 पे टीडीएस काटेगा @1% की रेट से, तो आपका 3,500 उतने का आपका टीडीएस लाइबिलिटी आ जाएगा, इतना टीडीएस कटेगा। चलिए आगे क्या पूछा हुआ है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 मिस्टर हरी हैज डिराइव्ड इनकम ऑफ 10 लाख फ्रॉम द शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। तो यहां पे डिविडेंड इनकम दे रखा है 10 लाख फ्रॉम द शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। अब मैं आपको एक जो पॉइंट बताने वाला हूं ना, ये आपको ध्यान रखना है, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। मैं आपको अभी एक पॉइंट बताने वाला हूं, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव आपको ध्यान रखना है, और बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। मैं जो एक पॉइंट बोलने वाला हूं चाहिए तो आप कहीं पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए एक बात समझिए, कभी भी एग्जाम में आपको अगर ऐसा दे रखा है दैट इज द डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम दे रखा है, या आपको दे रखा है इंटरेस्ट इनकम, मींस डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट इनकम दे रखा है, या ऐसा दे रखा है डिविडेंड और इंटरेस्ट अर्न वर्ड दे रखा है, अर्न, अर्न मींस यू हैव अर्न दैट इनकम।
अगर आपको ऐसा दे रखा है तो आपको यह समझना है ये इनकम ग्रॉस इनकम है। ग्रॉस इनकम का मतलब होता है कि इसमें टीडीएस के पहले वाला इनकम है। आई कैन टेक अ एग्जांपल। एक बात बताइए, वापस मैं बोल रहा हूं, एक बार समझने की कोशिश करना। मैं बोल रहा हूं कि एग्जाम में आपको कभी भी एग्जामिनर डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम वर्ड दे दे या फिर ऐसा दे दे कि इट इज अ अर्न, तो इसका मतलब है जो भी इनकम आपको दे रखा है ये ग्रॉस इनकम है। क्या है? ग्रॉस इनकम। क्या है? ग्रॉस इनकम। लेकिन एक चीज समझना, अगर एग्जामिनर आपको ऐसा दे दे कि जो भी डिविडेंड है या इंटरेस्ट है वो रिसीव्ड वर्ड दे दे, रिसीव्ड वर्ड दे दे, या फिर आपको यहां पे डिविडेंड या इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट ऐसा दे दे, क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, तो आप एक बात ये समझेंगे कि ये आपका नेट इनकम है, नेट ऑफ टीडीएस है, और आपको टीडीएस से वापस ग्रॉस अप करना रहेगा। सो फॉर एन एग्जांपल आपको ऐसा दे रखा है कि आपका डिविडेंड इनकम इज 10 लाख। इसका मतलब यह है कि 10 लाख ग्रॉस इनकम है डिविडेंड, ठीक है। अदर सोर्सेज में आपको 10 लाख है वो टैक्सेबल करना है, अदर सोर्सेज में आपको जो 10 लाख है वो टैक्सेबल करना है। लेकिन एक चीज समझना, अगर एग्जामिनर आपको ऐसा दे दे दैट इज द डिविडेंड रिसीव्ड इज 10 लाख, तो आपको यह समझना है ये नेट ऑफ टीडीएस है, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। अगर डोमेस्टिक कंपनी से आपको डिविडेंड मिला है तो डोमेस्टिक कंपनी टीडीएस काटा होगा अंडर सेक्शन 194 में, और 194 में टीडीएस कितना काटा होगा, तो 10 लाख रुपीस का आपको जो भी डिविडेंड मिला होगा दैट इज फॉर द, कैन आई से दैट दिस इज फॉर द 90%, व्हाट कम्स टू द 100%, इट्स 1,11,111 1,11,111 है, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर डिविडेंड इनकम। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, चाहिए तो ये दोनों लाइंस है वो आप लिख लीजिए करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 Hari has derived the dividend income. When they have given the word dividend income, it means it is a gross income, 10 lakh rupees from the shares of Indian company, and he has paid the interest of 4 lakh on the loan borrowed for the investment in the share. उसने लोन लिया था इन्वेस्टमेंट के लिए, उसका जो इंटरेस्ट है वो 4 लाख है। एक बात बताओ, डिविडेंड के सामने कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होता, डिविडेंड के सामने कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होता एक्सेप्ट द इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर, और दैट शुड बी अप टू 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम। वो डिविडेंड इनकम के 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो एक बात बताइए, यहां पे 4 लाख का आपका एक्सपेंडिचर है, क्या पूरा 4 लाख लेस होगा? आंसर इज नो, ओनली 10 लाख का 20% कम्स टू द 2 लाख। सो कैन आई से दैट यहां पे डिविडेंड का आपका जो नेट इनकम है, नेट डिविडेंड का जो इनकम रहेगा आफ्टर दैट एक्सपेंडिचर ऑफ द इंटरेस्ट कम्स टू द 8 लाख रुपीज। तो 8 लाख रुपीस का आपका जो है वो नेट इनकम आएगा डिविडेंड से। आगे क्या दे रखा है, बोथ मिस्टर हरी एंड राजेश हैव डिपॉजिटेड 1,50,000 इन द पीपीएफ। यहां पे 1,50,000 पीपीएफ में इन्वेस्ट किया, इसका डिडक्शन आपको एटीसी में मिल जाएगा। मिस्टर हरी हैज इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट ऑफ द 22 लाख व्हाइल मिस्टर राजेश हैज इनकम फ्रॉम द फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ 50,000। हरी का इंटरेस्ट है सेविंग बैंक अकाउंट पे और वो कितना है 22,000 का, एंड राजेश इज हैविंग द फिक्स्ड डिपॉजिट का इनकम है, फिक्स्ड डिपॉजिट पे इंटरेस्ट है दैट इज द 50,000। आपको सीआईआई दे रखा है 2021 का 301, 21-22 का एंड 22-23 का 331 आपको सीआईआई दे रखा है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछे हैं, आपको उसका आंसर बताना है। तो सबसे पहली चीज, what is the tax treatment of loss from the transfer of the virtual digital asset by the हरी? हरी के केस में वीडियो को ट्रांसफर करने से आपको पता है यहां पे लॉस हुआ था, लॉस वाज द 30,000 का। तो क्या ये लॉस है वो किसी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है? आंसर इज नो, नहीं हो सकता। क्या ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? आंसर इज नो, ना ही ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो ना तो ये किसी से सेट ऑफ हो सकता है, ना ही ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो चलिए ऑप्शन क्या दे रखे, पहला इट इज द लॉन्ग टर्म। ये लॉस जो है ये कैपिटल लॉस है या नहीं वो भी पता नहीं, बिकॉज ये कैपिटल गेन में जाएगा या नहीं दैट इज द डिपेंड करेगा कि आपके लिए वो असेट कौन सी है करके, ठीक है। अगर मान लो आप इसको कैपिटल लॉस मान लेते हो, लेकिन आगे क्या दे रखा है देखिए, it's a long term capital loss which cannot be set off against the capital gain on transfer of land and building and it has to be carry forward, तो होता ही नहीं है। it is a short term capital loss which can be set off, answer is wrong। Such loss cannot be set off against any other source of income for the previous year 22-23 but can be carry forward, no, it cannot be carry forward। Such loss can neither be set off against any other source of income for the previous year 22-23 and nor can it be carry forward to the subsequent year for set off against the income from same income फ्रॉम सेम सोर्स। अब एक बात समझना, इसको ना तो भैया आप जो है किसी से सेट ऑफ कर सकते हैं, ना ही आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आपका जो पहले का जो आंसर रहेगा दैट डी विल बी द राइट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, व्हाट इज द इनकम
includable in the total income of Mr. Rajesh on account of transfer of the virtual digital asset। तो वर्चुअल डिजिटल असेट को ट्रांसफर करने से राजेश का कितना इनकम हुआ था, तो मैंने यहां पे कैलकुलेट किया था। राजेश का इनकम जो था वर्चुअल डिजिटल असेट पे 1 लाख रुपीस था, बिकॉज 3,50,000 माइनस 2,50,000 कॉस्ट खर्चा है, वो खर्चा अलाउ नहीं होता है, तो आपका 1 लाख है वो इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। सो बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, what is the amount of tax deductible by Ganesh and Valish under section 194S from the consideration paid to the Hari and Rajesh from the transfer of virtual digital asset। तो मैंने आपको बोला 1% की रेट से जो टीडीएस है वो काटना पड़ता है कंसिडरेशन पे, तो जो भी तुम्हारा कंसिडरेशन रहेगा उस कंसिडरेशन पे 1% की रेट से टीडीएस आएगा। तो मैंने आपको बताया था टीडीएस का यह अमाउंट कितना आ जाएगा, 4,900 एंड 3,500 है, उतना आपका टीडीएस आएगा। तो 4,900 एंड 3,500 रेस्पेक्टिवली टैक्स इज डिडक्टेबल एट द रेट 1% of sale consideration is the same as excess of the prescribed threshold limit। तो आपका जो D है that will be the right answer। Next question, what is the income includable in the total income of Mr. Ganesh and Mr. Valish on the receipt of virtual digital asset for the inadequate consideration। यहां पे गणेश और वालिश जो है ये inadequate consideration से असेट खरीद रहे हैं वीडीए। लेकिन एक बात बताओ, यहां पे आपके इस पर्टिकुलर गाइस बंदे के हाथ में कौन है, गणेश, गणेश के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पे एफएमवी और कंसिडरेशन का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा नहीं है, बट उधर एफएमवी और कंसिडरेशन का डिफरेंस है वो 60,000 है। सो उसके हाथ में, वालिश के हाथ में टैक्सेबल होगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 60,000, बट यहां पे गणेश के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा करके। ठीक है, तो देखिए यहां पे मैंने बोला नील एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली, दैट विल बी द राइट आंसर। उसके बाद व्हाट इज द टोटल इनकम राउंडेड ऑफ Mr. Hari for the assessment year 23-24 assuming that he has not opted the section 115 BAC। इसने 115 BAC को फॉलो नहीं किया है, आपको हरी की टोटल इनकम निकालनी है। तो अगर आप कैलकुलेटर लेते हैं और हरी की टोटल इनकम निकालते हैं तो फर्स्ट लाइन में आपको हरी की सैलरी दे रखी है, दैट इज द 17,50,000। तो सबसे पहले 17,50,000 ले लीजिए एंड ये कंप्यूटेड दे रखी है, मींस इसको ऑलरेडी कंप्यूट कर रखा है, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपका ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रखा है 9 लाख, तो उसमें ऐड कर दीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 9 लाख का। उसके बाद वर्चुअल डिजिटल असेट को ट्रांसफर करने से लॉस हुआ है, इस लॉस को आपको जो है वो इग्नोर करना है, लॉस को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में अगर मैं इसकी इनकम देखूं तो हरी का डिविडेंड इनकम है वो नेट डिविडेंड इनकम 8 लाख हुआ है, तो उसको 8 लाख को ले लीजिए। उसके बाद में उसमें पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है। अब एक बात समझिए, यहां पे हरी का इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट भी है 22,000, तो 22,000 को और ऐड कर दीजिए। अब एक बात समझिए, पीपीएफ का एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा, तो माइनस कर दीजिए 1,50,000 और बेटा सेविंग बैंक का एटीटीटीए में डिडक्शन मिलेगा, तो 10,000 वो माइनस कर दीजिए, तो आंसर आता है 33,12,000। सो 33,12,000 विल बी योर टोटल इनकम। तो यहां पे आपसे टोटल इनकम पूछा था राउंडेड ऑफ, सो 33,12,000 डी विल बी द राइट आंसर। यहां पे आपका 33,12,000 है वो टोटल इनकम आ जाएगा किसका, मिस्टर हरी का। उसके आगे क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द टैक्स पेबल राउंडेड ऑफ टू मिस्टर राजेश फॉर द assessment year 23-24 and what is the amount of business loss if any to be carried forward for the assessment year 24-25 assuming that he has not opted the section 115 BAC। अब एक बात बताइए, जो राजेश है, राजेश की इनकम में क्या क्या था, तो राजेश की इनकम में इस बार एक तो वर्चुअल डिजिटल असेट को ट्रांसफर करने से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और उसका जो बिजनेस का लॉस है, जो बिजनेस है वो बिजनेस का लॉस है 525। अब एक और चीज समझना, यहां 525 का लॉस है और 1 लाख का गेन है वीडीए से, तो वीडीए के गेन के सामने क्या बिजनेस के लॉस सेट ऑफ हो सकते हैं, आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं हो सकते। अब एक बात बताओ, इसके पास में और इनकम जो है वो एफडी का इंटरेस्ट है। यहां पे एफडी का जो राजेश के पास में इंटरेस्ट है वो 50,000, एफडी का इंटरेस्ट कहां टैक्सेबल होता है, आईएफओएस में। क्या आईएफओएस की इनकम के सामने बिजनेस के लॉसेस सेट ऑफ हो सकते हैं, आंसर इज यस, करंट ईयर के बिजनेस के लॉसेस सेट ऑफ हो सकते हैं। देखो बिजनेस के लॉसेस है ना वो किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकते हैं अदर देन सैलरी, सैलरी को छोड़ के, तो सैलरी को छोड़ के इससे सेट ऑफ हो सकते हैं। तो आप एक काम करिए ना, अदर सोर्सेज का जो इनकम है वो आपका 50,000 है, 50,000 से आप एक काम करिए, बिजनेस के लॉसेस जो करंट ईयर के 525 वो लेस कर दीजिए, तो 525 माइनस 50,000, तो आपका 475 का लॉस बच गया, ये और सेट ऑफ नहीं हो सकता, इसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और एक बात बताओ, वर्चुअल डिजिटल असेट से आपका क्या 1 लाख का गेन है, दैट गेन इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, यहां पे गेन आपका टैक्सेबल हो जाएगा करके। ठीक है, अब यहां पे पूछा क्या था आपसे पूछा था टैक्स पेबल भी निकालना है। तो एक बात बताओ, वर्चुअल डिजिटल असेट है ना, वो वर्चुअल डिजिटल असेट है, उसका गेन है आपका 1 लाख रुपीस, और 1 लाख रुपीस का गेन है, उस पे आपको टैक्स निकालना है। अब एक बात बताइए, जब आप उस पे 30% की रेट से टैक्स निकालेंगे तो टैक्स आपका आ जाएगा 30,000। अब यहां पे 30,000 का आपका टैक्स आ गया,
लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, यहां पे रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा या नहीं मिलेगा? रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो मैं बताऊं, कहीं कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि इनकम जो देखोगे तो उसकी तो नेट टैक्सेबल इनकम है ओनली 1 लाख, एंड रेजिडेंट इंडिविजुअल और जो रेजिडेंट इंडिविजुअल और नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख है, तो 87A का रिबेट मिलना चाहिए 12,500। अब एक बात बताओ, मिलेगा या नहीं मिलेगा? यहां पे कोई भी क्लैरिटी नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, अपन 2 बार सॉल्यूशन करते हैं। यहां पे एक बार मैं 87A का रिबेट ले लेता हूं और एक बार मैं 87A का रिबेट नहीं लेता, बिकॉज एज पर माई अंडरस्टैंडिंग 87A का रिबेट मिलना चाहिए, बिकॉज अगर आप ITR फॉर्म भी देखोगे उसमें 87A का रिबेट देते हैं करके, ठीक है। सिर्फ 87A का रिबेट 112A की इनकम के सामने नहीं मिलता, जो 112A की इनकम है उसके सामने 87A का रिबेट नहीं मिलता, बाकी जगह तो मिलना चाहिए, बट इसमें क्लैरिटी नहीं है। देखो आप बोलोगे सर 80 से यहां जो वर्चुअल डिजिटल असेट की इनकम होती है वो तो ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल होती है, उसके सामने इनकम के सामने कोई एक्सपेंडिचर अलाउंसेस वगैरह वो अलाउ नहीं होते। अरे भाई इनकम के सामने एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होते, मैं टैक्स की बात कर रहा हूं। रिबेट अंडर सेक्शन 87 है वो तो टैक्स के सामने मिलता है ना, तो टैक्स के सामने रिबेट तो मिलना चाहिए करके, ठीक है। बट एक काम कर दिया, चलो एक काम करते हैं, पहले 87A का रिबेट लेते हैं। तो 87A का रिबेट कितना मिलेगा? 12,500, तो लेस कर देंगे 12,500, तो 30,000 माइनस 12,500, तो आपका आ गया 17,500। अब एक बात बताइए, 17,500 प्लस आप क्या करेंगे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सो प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, सो प्लस 4% इट्स कम्स टू द 18,200, और माइनस कर देंगे आपका जो TDS कटा हुआ है। एक चीज ध्यान रखना यहां पे, और देखो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालना है, लाइबिलिटी। अगर टैक्स लाइबिलिटी पूछा है इसका मतलब आपको जो टैक्स आता है ना वो टैक्स निकालना है, आप TDS वगैरह लेस मत करिए। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि आपको टैक्स पेबल निकालना है कि व्हाट इज द टैक्स पेबल, आपका टैक्स पेबल कितना है, तो टैक्स पेबल वर्ड बोला है ना, तो आपको ध्यान रखना है जो भी टैक्स है उसके सामने आपका कोई भी एडवांस टैक्स रहेगा या TDS TCS रहेगा, इसका आपको क्रेडिट देना है। और TDS TCS का क्रेडिट, एडवांस टैक्स का क्रेडिट देने के बाद कितना बचता है, दैट विल बी योर टैक्स पेबल करके, ठीक है। चलिए तो अब आप मुझे एक बात बताइए, यहां पे जो है वो 18,200 है और यहां पे उसका TDS कितना कटा हुआ है। तो TDS की अगर मैं बात करूं राजेश का, तो राजेश का TDS कटा होगा, राजेश का TDS कितना कटा था? राजेश का TDS है वो कटा था 3,500, तो 3,500 आप इसमें से और लेस कर दीजिए, तो 3,500 आप और लेस कर देते हैं, तो 3,500 इट्स कम्स टू द 14,700। बट बेटा इसमें 14,700 का कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है, कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है। अब एक बात समझना, अगर आप 87A नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर मान लो आपका ये इंटरप्रिटेशन है कि स्पेशल रेट्स की इनकम के सामने 87A नहीं मिलता, बट 87A मिलता है, सिर्फ किसके सामने नहीं मिलता? 112A के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने नहीं मिलता, बाकी के सामने तो मिलता है। तो आप क्या करेंगे, यहां 30,000 ले लेंगे। अब आप एक काम करिए, 30,000 में सीधा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर दीजिए, तो 4% इट्स कम्स टू द 31,200 माइनस आपका 3,500 है वो TDS का, वो लेस कर दीजिए, तो आपके पास में 27,700 आ जाता है। तो 27,700 सी विल बी द राइट आंसर, और 475 का लॉस है बिजनेस का, वो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये आपके जो है वो राइट आंसर है, सी विल बी द राइट आंसर। अब आप बोलेंगे सर हमको एग्जाम में क्या करना है? देखो मेरा इस क्वेश्चन पे आई हैव मेल टू द ICAI ऑल्सो, वॉट एवर दे हैव रिप्लाइड के भाई आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मतलब सेलेक्ट करता है। तो जब आप मोस्ट अप्रोप्रिएट सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये 14,700 तो कहीं आंसर है ही नहीं ना। तो जब 14,700 कहीं पे नहीं है, तो दूसरा आप ये मानिए कि अगर 87 नहीं मिलता है तो क्या आंसर आता है? 27,700। तो 27,700 है, वो आप एज अ आंसर ले लीजिए। चेक करेंगे आपके आंसर सही है या नहीं है। तो चलिए एक काम करता हूं, मैं मार्क करता हूं आपने क्या क्या आंसर निकाले। आप लास्ट में देख लीजिए कि आंसर पहले का D है, दूसरे का आंसर B है, तीसरे का आंसर D है, D एंड D है, एंड उसके बाद में एक आंसर है वो C है। तो D, B, D, C। तो देखते हैं एक बार आपके आंसर ICAI ने जो दे रखे क्या उससे मैच कर रहे हैं या नहीं, पता नहीं, कभी कभी चेंज भी कर लेती है ICAI बहुत बार आंसर। तो चलिए, तो पहले का आंसर जैसा अपन ने बोला D है, तो D है पहले का, उसके बाद में D है, B है, D एंड C है करके, ठीक है। सो ऑब्वियसली योर आंसर आर राइट। तो 6 MCQs है वो अपने यहाँ पे राइट हो गए। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। देखिए क्या लिखा हुआ है,
इसको यहीं पे साथ साथ में थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हुए चलेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे, देखते हैं क्या आंसर आते हैं, क्या है, क्या क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, यहां पे आप भी साथ साथ में करते चलेंगे, आपका दिमाग है वो साथ साथ में चलते रहना चाहिए, जैसे मेरा दिमाग चलता है वैसे आपका भी चलना चाहिए। तो देखिए, Helpage, a charitable trust registered under Section 12AV with its main object falling under the residuary clause, that is any other objective of general public utility। तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट है और कौन से ऑब्जेक्टिव में रजिस्टर्ड है, एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 इट रिसीव्ड द 80 लाख एज अ वॉलंटरीली कॉन्ट्रीब्यूशन में, इसको जो डोनेशन मिला वो कितना मिला, 80 लाख। तो एक काम करता हूं, मैं इधर लिखता हूं कि जो इसको चीजें मिली है, तो डोनेशन इसको जो नॉर्मली रिसीव्ड हुआ है वो 80 लाख रुपीस का है, तो 80 लाख का डोनेशन मिल गया। आगे क्या दे रखा है, द ट्रस्ट ऑल्सो बोरोड द 40 लाख ऑन 1 जुलाई 2022 फ्रॉम द इंडियन बैंक फॉर द परचेज ऑफ लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग फ्रॉम वेयर इट कैन कैरी आउट इट्स फंक्शन। तो इनको एक लैंड खरीदनी है ऑफिस बिल्डिंग के लिए, उसके लिए इन्होंने बैंक से बोरो किया 40 लाख। एक बात बताओ, जब भी आप बैंक से लोन लेके कोई भी खर्चा करते हो, क्या ये अप्लाइड में आएगा? आंसर इज नो। जब लोन का आप रीपेमेंट करेंगे उस ईयर में अप्लाइड में आएगा, जब आप लोन का रीपेमेंट करेंगे तो रीपेमेंट के टाइम पे ये अप्लाइड में आएगा, अदरवाइज ये अप्लाइड में नहीं आएगा। तो एक बात बताइए, यहां पे ट्रस्ट ने 40 लाख का बोरो किया, क्या ये अप्लाइड में आएगा? उससे लैंड खरीदा, आंसर इज नो। बट ट्रस्ट हैज रीपेड द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 10 लाख टू द इंडियन बैंक ऑन 31 मार्च 2023। 10 लाख का रीपेमेंट हुआ, तो क्या ये अप्लाइड में आएगा? आंसर इज यस, ये अप्लाइड में आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, इधर है ना, इधर तो आपके इनकम की बात कर लेता हूं, इनकम लिख लेता हूं, और इधर मैं आपकी एप्लीकेशन लिख लेता हूं कि आपके कौन कौन से खर्चे हैं वो अप्लाइड में आएंगे। तो एप्लीकेशन में एक तो आपका जो लोन का रीपेमेंट है 10 लाख रुपीस का, तो वो 10 लाख रुपीस आपके अप्लाइड में आएगा। चलिए आगे क्या दे रखा है, द ट्रस्ट incurred the revenue expenditure of the 17 lakh and capital expenditure of 60 lakh towards the purchase of the land for the construction of the office building during the previous year 22-23। अब एक बात बताइए, तो इन्होंने टोटल जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है वो 17 लाख किया है, और यहां पे 60 लाख है, वो 60 लाख का एक्सपेंडिचर किया है फॉर द परचेज ऑफ द लैंड। एक बात बताइए, परचेज ऑफ द लैंड के लिए 60 लाख का एक्सपेंडिचर किया, बट उसमें से 40 लाख तो लोन वाला है। भाई 40 लाख है वो तो आपका बोरोड कैपिटल वाला है, तो एक बात बताओ, आपने खर्चा कितना किया होगा? 20 लाख किया होगा, और 10 लाख आपने रीपेमेंट किया, तो मैं यहां पे अप्लाइड में कितना ले पाऊंगा? सिर्फ 30 ले पाऊंगा। क्योंकि एक बात बताइए, 40 लाख का आपने लोन लिया, आपने टोटल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है वो 60 किया है, और 60 लैंड के लिए किया है, उसमें से आपका जो है 40 लाख लोन वाला है, 20 लाख बाकी वाला रहेगा। तो एक बात बताइए, लोन का जो है उसमें से 10 लाख की अप्लाइड में लेंगे, और बाकी वाला जो लैंड का कॉस्ट है वो मैं ले लेता हूं 20 लाख रुपीज, तो ये 20 लाख रुपीज और आपके अप्लाइड में आ जाएगा। आगे क्या दे रखा है देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो आपका 17 लाख है, लेकिन आगे दे रखा है कि आउट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ 17 लाख 15 लाख वाज पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23। मींस इस साल में आपने 15 लाख का पेमेंट किया, बट आउट ऑफ द रिमेनिंग 2 लाख एंड 1 लाख वाज पेड इन द अप्रैल 2023 एंड जनवरी 2024। एक बात समझना, एक अमेंडमेंट आया है, और अमेंडमेंट ये है कि लाइक नाउअडेज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको एप्लीकेशन है वो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ले सकते हैं, एंड दिस अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल फ्रॉम प्रीवियस ईयर 21-22। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुआ है फ्रॉम असेसमेंट ईयर 22-23, दिस इज द रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, और ये अमेंडमेंट ये बोलता है कि एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही आप जो है वो अप्लाइड ले सकते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पे आप जो है वो 15 लाख का एक्चुअल में पेमेंट किया, तो आप एप्लीकेशन में कितना ले सकते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में है वो आप 15 लाख रुपीज है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एप्लीकेशन ले सकते हैं। आगे क्या दे रखा है, बाकी वाला जो है वो आपने 2 लाख जो है आउट ऑफ द रिमेनिंग 2 लाख 1 लाख आपने आगे जाके पे कर दिया, तो वो अगले साल मिल जाएगा। आगे क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 द ट्रस्ट ऑल्सो पेड 3 लाख टुवर्ड्स द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 एंड 1 लाख टुवर्ड्स द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। अब एक बात समझना, करंट ईयर में ट्रस्ट ने क्या किया, 3 लाख रुपीज आपने वो वाला पे किया जो खर्चा 21-22 का है और पेमेंट 22-23 में किया है, एंड 1 लाख रुपीज एक्सपेंडिचर 2021 का है और करंट ईयर में आपने पे किया है। तो क्या करंट ईयर में एप्लीकेशन ले सकते हैं या नहीं? एक बात बताओ, मैं आपको बोल रहा हूं कि नाउ एक्सपेंडिचर इज अलाउड ओनली ऑन द एक्चुअल पेमेंट बेसिस, और ये अमेंडमेंट आपके प्रीवियस ईयर 21-22 से आया है। तो मैं एक बात बताऊं, प्रीवियस ईयर 21-22 का जो ये 3 लाख का एक्सपेंडिचर है, ये उस ईयर में अलाउ नहीं हुआ होगा, बिकॉज उस ईयर से आपका एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे आपको डिडक्शन मिलेगा, तो ये उस ईयर में अलाउ नहीं हुआ होगा, करंट ईयर में ये अलाउ हो जाएगा, तो 3 लाख का डिडक्शन आप करंट ईयर में ले सकते हैं।
ये जो 3 लाख है उसका डिडक्शन आप करंट ईयर में ले सकते हैं, ये जो 3 लाख है उसका डिडक्शन आप करंट ईयर में ले सकते हैं, बट 1 लाख का डिडक्शन आप करंट ईयर में नहीं ले पाएंगे बिकॉज दिस अमेंडमेंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रीवियस ईयर 2021. This amendment actual payment basis deduction is available only for the previous year 21-22 onwards, or I can say that assessment year 22-23 onwards. तो बेटा 2021 के लिए अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है, तो उस ईयर में तो ये अक्रूअल बेसिस पे डिडक्शन मिल गया होगा. तो 2021 में जब अक्रूअल बेसिस पे 1 लाख का डिडक्शन मिल गया था तो अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट बेटा 3 लाख रुपीस का डिडक्शन है वो आप करंट ईयर में ले लेंगे. तो ये पुराना जो 3 लाख है उसका एप्लीकेशन आपको करंट ईयर में मिल जाएगा. चलिए आगे क्या दे रखा है. The trust also received the 30 lakh by way of the corpus donation during the previous year 22-23, but out of which it deposited 25 lakh in the post office saving bank account. The balance in the post office saving bank account after such deposit is 32 lakh. अब एक बात बताइए, यहां ट्रस्ट को एक कॉर्पस डोनेशन मिला है और ट्रस्ट को जो कॉर्पस डोनेशन मिला है वो कॉर्पस डोनेशन आपका 30 लाख है. अब 30 लाख का कॉर्पस डोनेशन है, बट कॉर्पस डोनेशन जो ट्रस्ट को मिलता है क्या वो एग्जेम्प्ट होता है? आंसर इज यस, एग्जेम्प्ट होता है, बट उसमें कंडीशन है. और कंडीशन यह है कि कॉर्पस डोनेशन जो मिलेगा वो सेफ मोड में जमा कराना पड़ेगा, 11(5) में जमा कराना पड़ेगा. अगर आपने 11(5) में जमा नहीं कराया तो उस पर्टिकुलर केस में एक सेक्शन इस बार 115 बीबीआई डाली है, और 115 बीबीआई क्या डालती है कि जितना आपने 11(5) में जमा नहीं कराया दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 30% अंडर सेक्शन 115 बीबीआई. तो यहां पे क्या दे रखा है कि आपको कॉर्पस डोनेशन 30 लाख का मिला है और आउट ऑफ 30 लाख ओनली 25 लाख आपने जो है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में जमा कराए, जो सेफ इन्वेस्टमेंट में जमा कराए. तो इसका मतलब ये बोलूं कि बेटा 30 लाख में से आपका 25 लाख तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा एंड 5 लाख का कॉर्पस डोनेशन जो है, दिस 5 लाख कॉर्पस डोनेशन इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 बीबीआई, और 115 बीबीआई में इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 30%. 115 बीबीआई में टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट 30%, ये 30% से टैक्सेबल हो जाएगा. आगे क्या दे रखा है. The trust also withdraw 5 lakh from the post office saving bank account and applied towards the purchase of land for the construction of office building. अब एक बात समझना, ये पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में आपने कॉर्पस फंड डाला हुआ है. अब ट्रस्ट ने क्या किया कि टोटल आपका जो डिपॉजिट है वो 32 लाख का, पुराना भी रहेगा. अब एक बात समझिए, आप उसमें से विड्रॉ करते हैं और विड्रॉ करने के बाद आपने इस साल जो लैंड खरीदा है ना, वो लैंड के टूवर्ड्स आपने ये 20 लाख का एप्लीकेशन किया. इसमें आपने 5 लाख का खर्चा वो वाला किया है जो कॉर्पस से विड्रॉ किया है. एक बात बताइए, जब भी आप कोई भी कॉर्पस से विड्रॉ करते हैं और उससे अगर आप कोई खर्चा करते हो तो वो इस साल के अप्लाइड में नहीं आएगा. इफ एनीथिंग इज विड्रॉ फ्रॉम द कॉर्पस एंड अप्लाइड इन द करंट ईयर देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज करंट ईयर अप्लाइड. तो एक बात बताओ, जो आपने कॉर्पस से अप्लाई किया है वो लैंड में किया है, वो 20 लाख में इंक्लूड है. तो मैं एक काम करता हूं, उस 5 लाख को आप अप्लाइड में नहीं ले सकते. जो 5 लाख आपने कॉर्पस से निकाला है और कॉर्पस से निकाल के आपने यूज किया है, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज योर एप्लीकेशन, उसको आप एप्लीकेशन में नहीं ले सकते. आगे क्या दे रखा है. The trust has donated to the EduAid, another trust registered under section 12AB, and the main object for providing education to poor. सो यहां पे ट्रस्ट ने क्या किया, 12 लाख रुपीस आउट ऑफ इट्स करंट ईयर इनकम ट्रस्ट ने किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट किया. एक बात बताइए, अगर कोई ट्रस्ट किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट करता है तो क्या ये अप्लाइड में आएगा? आंसर इज यस, बट उसमें एक ही एक्सेप्शन है कि वो एज अ कॉर्पस टू द अनदर ट्रस्ट नहीं होना चाहिए. कॉर्पस टू द अनदर ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, वो अनदर ट्रस्ट जो है उसका एज अ कॉर्पस नहीं होना चाहिए. अगर एज अ कॉर्पस डोनेशन किया तो वो अप्लाइड में नहीं आएगा, अदरवाइज ये अप्लाइड में आ जाएगा. तो 12 लाख रुपीस आप अप्लाइड में ले सकते हैं. आंसर इज यस, आप 12 लाख रुपीस है वो आप अप्लाइड में ले लीजिए. आगे क्या दे रखा है. द ट्रस्ट हैज अप्लाइड 2 लाख आउट ऑफ इट्स करंट ईयर इनकम फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रदर ऑफ द ट्रस्टी हु मेट विद एक्सीडेंट व्हाइल वर्किंग इन द फैक्ट्री. अब एक बात समझिए, ट्रस्ट ने 2 लाख का खर्चा ऐसा किया जो कि किसी फाउंडर या जो ट्रस्ट के रिलेटिव होते हैं उसके बेनिफिट के लिए. तो रिलेटिव के बेनिफिट के लिए ट्रस्ट अगर कोई भी एक्सपेंडिचर करता है तो एक बात बताइए, पहली चीज तो ये अप्लाइड में आएगा ही नहीं, तो इसको अप्लाइड में तो लेंगे ही नहीं. और दूसरी चीज ये है कि ये आपकी इनकम बन जाएगी एंड दिस इनकम इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 बीबीआई एट द रेट 30% की रेट से टैक्सेबल होगा. तो बेटा 2 लाख रुपीज है ना, ये 2 लाख रुपीज है, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट 30% अंडर सेक्शन 115 बीबीआई से टैक्सेबल हो जाएगा. अब आपका डाउट एक ऐसा हो सकता है कि सर एक बात बताइए, ये 2 लाख जो अप्लाइड किया है फॉर द पर्पस ऑफ द बेनिफिट ऑफ द फाउंडर या ऑथर, या क्या किसके लिए किया है?
दैट इज रिलेटेड टू द ट्रस्ट हैज अप्लाइड 2 लाख करंट ईयर इनकम मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ब्रदर ऑफ ट्रस्टी। तो क्या ये ऑलरेडी अप्लाइड में ले लिया है? सर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो करंट ईयर में दे रखे हैं उसमें क्या ले लिया है? जब यहाँ पे कुछ भी क्लियरिटी नहीं है तो मैं मानूंगा ऊपर कहीं पे नहीं ले रखा। अगर ऐसा ले रखा होता तो ये बोलते कि दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट 15 लाख। तो 15 लाख में इंक्लूड होता तो अपन क्या करते, 15 लाख से 2 लाख रुपीस और अलग कर देते, बट यहाँ पे ऐसा दे ही नहीं रखा। तो मेरा अजम्पशन ये रहेगा स्टिल इट इज नॉट क्लेम एज अप्लाइड, तो अप्लाइड में तो आएगा ही नहीं एंड इट विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम अंडर सेक्शन 115 बीबीआई एंड इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 30%। चलिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछे हुए, पहला क्वेश्चन, what would be the application of the trust for the previous year 22-23 excluding the unconditional accumulation of 15%? 15% को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा आप बताइए कि इस साल का एप्लीकेशन कितना होगा assuming that trust has fulfilled the relevant condition stipulated in section 12A। 12A की कंडीशन है वो सेटिस्फाइड कर ली। एक बात बताओ, 12A की कंडीशन सेटिस्फाइड की तो अप्लाइड में कितना आएगा? तो आप एक काम करिए, जो जो मैंने एप्लीकेशन लिखा है उसकी आप टोटल कर दीजिए। तो बेटा सबसे पहले जो आपका लोन का रीपेमेंट है 10 लाख वो ले लीजिए, उसके बाद लैंड वाला जो 20 लाख है वो ले लीजिए करके, ठीक है। उसके बाद में आपका 15 लाख का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लीजिए, उसके बाद 3 लाख वो पुराना वाला लिया था वो ले लीजिए और प्लस कर दीजिए 12 लाख और माइनस कर दीजिए आपका 5 लाख रुपीज। सो इट्स कम्स टू द 55 लाख। तो आपका 55 लाख है, ये आपके एप्लीकेशन में आ जाएगा। सो हियर गाइस योर राइट आंसर इज अ बी, 55 लाख विल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? If the trust does not get its account audited before the stipulated date referred to in section 44AB, what would be the consequences? एक बात समझना आप लोग, अगर ट्रस्ट है वो अपनी ऑडिट नहीं कराता है टाइम लिमिट से पहले पहले तो क्या होगा? आपको पता है इस साल से एक नया कॉन्सेप्ट आया है और वो सेक्शन अगर आपको याद रहेगा तो 1310 करके सेक्शन आई है। और 1310 सेक्शन क्या बोलती है पता है? कि अगर मान लो या तो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट की क्या होती है कि जो एनी अदर ऑब्जेक्टिव जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाला है उसका जो 20% से ज्यादा का कमर्शियल रिसिट हो जाता है इन टोटल रिसिट। यहाँ पे ट्रस्ट क्या करता है, अगर कोई बिजनेस है करता है वो इंसिडेंटल टू अटेनमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट नहीं है, या फिर अगर इंसिडेंटल है लेकिन उसके लिए सेपरेट क्या बोलते हैं, अगर वो इंसिडेंट, सॉरी एक सेकेंड, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि एक सेक्शन होती है दैट इज द सेक्शन इज 1310। और 1310 क्या क्या बोलती है? अगर आप 1310 देखना चाहते हैं तो आप एक ट्रस्ट टॉपिक में जाइए और मैं आपको 1310 को एक बार बता देता हूं कि 1310 मैंने कहां पे दे रखी है। तो 1310 जो दे रखी है, अगर आपके पास बुक रहेगी नई वाली, तो नई वाली बुक में आप अगर जाके देखेंगे तो पेज नंबर 211 पे रहेगी। और 1310 में आपको मैंने 3-4 चीजें दे रखी है। एक तो वही क्या एनी अदर ऑब्जेक्टिव जनरल पब्लिक यूटिलिटी है और उसमें आपका ग्रॉस रिसिट है, उसमें कमर्शियल रिसिट 20% से ज्यादा हो जाता है, या फिर आपका जो है वो एनी अदर ऑब्जेक्टिव वो वाला हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रस्ट मेंटेन नहीं करता है, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट नहीं होती है, या ट्रस्ट अपना रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करता। ये 4 केसेस थे। कौन कौन से? एक तो एनी अदर ऑब्जेक्टिव और जनरल पब्लिक यूटिलिटी है और उसमें जो बिजनेस रिसिट है वो टोटल ग्रॉस रिसिट के 20% से ज्यादा हो जाती है। दूसरा ट्रस्ट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वो ऑडिट नहीं कराता है करके, ठीक है, या फिर वो जो ट्रस्ट है वो रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करता है, तो उसको एग्जेम्पशन 11-12 का नहीं मिलेगा और उसकी इनकम ऐसे निकाली जाएगी करके उसमें सिर्फ करंट ईयर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ होंगे जो कि इंकर्ड किए हैं फॉर द चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस इन इंडिया। बाकी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर का वगैरह कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो एक बात समझिए, यहां पे इन्होंने क्या दे रखा है समझने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा हुआ होता कि ऑडिट नहीं कराई होती तो पहली चीज तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलता, एज वेल एज उसमें एक और चीज है, अगर आप उस पॉइंट को पढ़ेंगे तो वहां पे जो 1310 में मैंने दे रखा है सच एक्सपेंडिचर इज, जो आप कॉर्पस से कोई एक्सपेंडिचर करोगे वो आपको अलाउ नहीं होगा करके, ठीक है। सच एक्सपेंडिचर जो लोन बोरोइंग से किया वो आपको अलाउ नहीं होगा, डेप्रिसिएशन आप नहीं ले सकते, एज वेल एज जो भी आपने किसी और पर्सन को डोनेशन वगैरह किया तो वो एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। तो देखिए यहां पे क्या दे रखा है सबसे पहले कि आपका नो डिडक्शन विल बी अलाउड if trust fail to get its accounts audited before the specified date referred under section 44AB। नो डिडक्शन नहीं, आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डिडक्शन मिल जाएंगे, कैपिटल के नहीं मिलेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वुड नॉट बी अलाउड, ये सही बोल रहा है। अमाउंट डोनेटेड टू अदर ट्रस्ट नॉट बी अलाउड, ये भी सही बोल रहा है। उसके बाद बोथ कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ द परचेज ऑफ लैंड एंड द अमाउंट डोनेटेड टू द एडवेट वुड नॉट बी अलाउड, ये आपका अप्रोप्रिएट है। दोनों चीजें नहीं मिलेगी, एक तो आप किसी और ट्रस्ट को डोनेट करोगे वो आपको अलाउ नहीं होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं होंगे। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर।
उसके बाद में 9 पॉइंट पे चलते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम विच वुड बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 115 बीबीआई फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। तो एक बात बताओ, बीबीआई में कौन कौन सा टैक्सेबल होगा? ये दो इनकम टैक्सेबल हो रही है। एक तो आपने कॉर्पस जो डोनेशन मिला था उसमें से 5 लाख आपने डिपॉजिट नहीं किया सेफ इन्वेस्टमेंट में, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 बीबीआई। और बेटा एक आपका ये 2 लाख रुपए जो उसके रिलेटिव के लिए यूज हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। तो 2 लाख एंड 5 लाख, टोटल 7 लाख रुपीज इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 बीबीआई एट द रेट 30%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the quantum of penalty which can be levied under section 271AE assuming that it is specified violation has occurred only once during the previous year 22-23। अगर मान लो स्पेसिफाइड वायलेशन हुआ है आपका, ये जिसमें क्या हुआ है कि आपने फाउंडर या ऑथर या जो रिलेटिव के लिए कुछ पैसा यूज किया है, असेट यूज कर दिया है, तो उसमें पेनल्टी भी लगती है। ये पेनल्टी कितनी लगती है ये आपको दे रखी है। पेनल्टी वाले टॉपिक में जाइए आप लोग, और पेनल्टी वाले टॉपिक में जाते हैं तो पेनल्टी वाले टॉपिक में कौन सा पेज देखना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मोस्टली आपके पेज नंबर 436 पे दे रखा है, और 436 पे आप देखेंगे सेक्शन दे रखी है 271AE करके, और उसमें मैंने बताया है कि ट्रस्ट जो है, जो सेक्शन 11 में मैंने बात कर रखी है, 1023C में बात कर रखी है, वो अपने रिलेटिव के बेनिफिट के लिए कुछ भी खर्चा वगैरह करता है, बेनिफिट ऑफ ट्रस्टी फाउंडर एंड ऑल। अगर उसका पहली बार ऐसा हुआ है तो 100% ऑफ अमाउंट अप्लाइड है, उतना पेनल्टी लग जाएगा, और ये पेनल्टी एओ लगाएगा। और अगर मान लो ये सबसीक्वेंट वायलेशन है तो उसमें 200% है वो पेनल्टी लग जाएगा। तो एक बात बताइए, यहां पे इन्होंने बोला ये फर्स्ट टाइम वायलेशन है, तो जितना अमाउंट अप्लाइड है वो कितना है, 2 लाख है, तो 2 लाख रुपीस का पेनल्टी लग जाएगा। तो हियर गाइस 2 लाख विल बी द राइट आंसर, सो ए विल बी द राइट आंसर, और आपको 2 लाख रुपीस का पेनल्टी है वो आपको लग जाएगा। मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो आईसीआई ने दिए हैं, दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है करके, ठीक है, जहां पे देखिए आपके अमेंडमेंट्स कवर हो रहा है। ये अमेंडमेंट है, ऊपर जितने भी पॉइंट्स हो रहे हैं वो सब अमेंडमेंट कवर हो रहे हैं। वीडीए वाला पॉइंट था, वहां पे भी अमेंडमेंट कवर हो रहे हैं। आप अगर मेरा जो बुक देखोगे, वो सुपर 30 देखोगे, उसमें भी मैंने काफी जगह अमेंडमेंट्स है वो कवर करने की कोशिश की है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, 11 नंबर। Assume for the purpose of this MCQ that the trust has the receipt of 22 lakh from the trade, commerce and business in previous year 22-23 while advancing the object of general public utility, what is the tax consequences? अगर मान लो इनका कमर्शियल रिसिट है वो अगर 22 लाख है तो क्या होगा? एक बात बताइए, पहली चीज तो ये मैंने बोला कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है, उसमें अगर टोटल ग्रॉस रिसिट में बिजनेस की ग्रॉस रिसिट अप टू 20% है तो वो ट्रस्ट चैरिटेबल है और उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो चैरिटेबल नहीं माना जाएगा, उसकी इनकम टैक्सेबल होगी। अब एक बात बताइए, 22 लाख है वो आपका ट्रेड कॉमर्स से है, तो पहली चीज देखेंगे उसका टोटल ग्रॉस रिसिट कितना है। तो जब मैं टोटल ग्रॉस रिसिट की बात करूंगा तो एक बात बताइए, एक तो इसको डोनेशन मिला है 80 लाख का, एक इसको 30 लाख का कॉर्पस डोनेशन और मिला है, तो 1 करोड़ 10 लाख तो वो हो गया। अब एक बात बताइए, 1 करोड़ 10 लाख तो वो हो गया, और उसके बाद में ये कितना मिल रहा है, 22 लाख मिल रहा है। तो 1 करोड़ 10 लाख प्लस 22 लाख, तो आपका टोटल कितना हुआ, 1110 प्लस 22, इट्स कम्स टू द 132। अब एक बात बताइए, 132 का 20% कितना होता है, तो इट्स कम्स टू द आपका 26.4। क्या आपका बिजनेस का ग्रॉस रिसिट 26.4 से ज्यादा है क्या? आंसर इज नो, हियर इट इज ओनली 22 लाख। सो कैन आई से दैट दिस ट्रस्ट विल बी कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज चैरिटेबल ओनली? दिस ट्रस्ट विल बी कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज चैरिटेबल ओनली। बट अगर मान लो ये 22 की जगह 26.4 से ज्यादा होता तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर केस में ये ट्रस्ट है वो तुम्हारा चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं माना जाता करके, ठीक है। तो देखिए इसमें ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी कैंसिल नहीं होगा और ट्रस्ट को एग्जेम्पशन भी कंटिन्यू मिलती रहेगी करके, ठीक है। तो डी विल बी द राइट आंसर, नाइदर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट वुड बी कैंसल नॉर वुड इट बी डिनाइड द एग्जेम्पशन एज इट विल नॉट वायलेशन ऑफ द स्टिपुलेटेड कंडीशन। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 क्या बोलता है, मिस्टर आदेश अ रेजिडेंट इंडियन परचेज अपार्टमेंट इन द आशियाना गार्डन, a gated housing complex from the Asiana Construction Limited, Indian company, for the 48 lakh. In addition, he paid the 1 lakh for the club membership fees and 1 lakh for the car parking fees. तो total उसने कितना 50 lakh का पेमेंट किया। The stamp duty value of the apartment on the date of transfer is 49.80 lakh. Is Adesh is liable to deduct tax at source in respect of this transaction? If so, how much? मैंने आपको एक सेक्शन बताई है 194 IA, और 194 IA क्या बोलती है बताए कि अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो और उसका आइदर कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों में से एक, आइदर कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 50 लाख रुपीस और मोर, देन विचएवर इज हायर पे आपको 1% की रेट से टीडीएस काटना है। तो हियर कंसिडरेशन इज 50 लाख, एग्जैक्ट 50 लाख, टीडीएस आएगा, आंसर इज यस। एक चीज समझना, एक तो सेक्शन 192 ए में एग्जैक्ट अमाउंट है तो भी टीडीएस आएगा,
एक तुम्हारा 194 आईए में एग्जैक्ट अमाउंट है तो भी टीडीएस आएगा, और एक 194 डीए में एग्जैक्ट उसमें जो मैच्योरिटी प्रोसीड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसमें एग्जैक्ट अमाउंट है तो भी टीडीएस आएगा। बाकी सब सेक्शन में मोर देन होना चाहिए। जैसे 194 एम की बात करूंगा 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए, 194 सी की बात करूंगा तो 1 लाख या 30,000 से ज्यादा होना चाहिए, अगर मैं 194 ए की बात करूंगा तो 40,000 से इंटरेस्ट ज्यादा होना चाहिए। लेकिन मैं बताऊं एग्जैक्ट अमाउंट है कहां कहां पे, एक तो 192 ए में जो ईपीएफ वाला अमाउंट होता है उसमें एग्जैक्ट 50,000 है, एक 194 डीए में लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी एग्जैक्ट 1 लाख है तो भी टीडीएस आएगा, और यहां पे एक एग्जैक्ट 50 लाख है तो भी टीडीएस आएगा। तो हियर इट इज एग्जैक्ट 50 लाख, आपका टीडीएस आएगा 50 लाख पे 1% की रेट से इट्स कम्स टू द 50,000, सो 50,000 टीडीएस है वो काटना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। A Limited is a pharmaceutical company in which public are substantially interested. It issued bonus share to all its shareholder. The company gives free sample of medicines to the medical practitioner. यहां पे ए लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इन्होंने क्या किया, मेडिकल प्रैक्टिशनर को, डॉक्टर को फ्री सैंपल्स दिए, एज वेल एज उन्होंने क्या किया, बोनस शेयर इशू किए है। बी लिमिटेड ट्रेडिंग इन द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ऑफर सेल्स डिस्काउंट टू इट्स कस्टमर फ्रॉम द लिस्टेड रिटेल प्राइस। बी लिमिटेड ऑल्सो प्रोवाइडेड द फ्री एयर टिकट टू द बैंकॉक टू इट्स डीलर on achieving the sales target. Are A Limited and B Limited required to deduct tax at source under section 194R? If so, in respect of which transaction? Assume that all the transaction took place on or after 1st July 2022 and the value of such transaction with each resident exceeding the prescribed threshold limit under section 194R. एक बात बताऊं, 194R पे मैंने 1 घंटा लिया था और ये 1 घंटा वर्थ है। मैं आपको बताऊं ना, 1 घंटा मैंने 194R वाली सेक्शन आपको पढ़ाई थी, और मेरे को लगता है इस बार क्वेश्चन 4 मार्क का एग्जाम में आएगा 194R से, आइदर इन द फॉर्म ऑफ द एमसीक्यूज आए या इन द फॉर्म ऑफ द, आप देखेंगे कि छोटा सा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि 194R सेक्शन जो मैंने बताई थी 1 घंटा सिर्फ 194R पे मैंने लिया था कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपके बेनिफिट्स वगैरह होते हैं उस पर कैसे टीडीएस आता है एंड ऑल। मैंने शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं मारा था, रेगुलर बैच, फास्ट ट्रैक बैच, अमेंडमेंट लेक्चर, सब चीजें वर्थ है। आप रिवीजन लेक्चर भी देखा होगा तो आपको पता है। देखिए, अगर मान लो आप कोई भी ऐसा बेनिफिट परक्यूजिट किसी को देते हैं तो उसमें टीडीएस आएगा, लेकिन टीडीएस कहां कहां पे नहीं आएगा। एक तो कोई भी ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, वहां पे टीडीएस नहीं आएगा। जो डिस्काउंट वगैरह है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड ऑल, कभी कभी वो ऐसा होता है ना कि बाय 10 गेट 12, उस पे भी टीडीएस नहीं आएगा, तो उस पे टीडीएस नहीं आएगा। उसके बाद तुम्हारा जो बोनस शेयर था, बोनस शेयर के केस में टीडीएस नहीं आता, एज वेल एज द आपका जो राइट शेयर था उस पे टीडीएस नहीं आता। अब एक चीज समझना, टीडीएस कहां कहां पे आता है। तो एक तो टीडीएस आएगा इसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर को, जब भी आप कोई भी ऐसे फ्री सैंपल्स देते हो तो इसमें टीडीएस आएगा। तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर को ये जो फ्री सैंपल्स दे रहे हैं इसमें टीडीएस आएगा। बोनस शेयर इशू किए उसमें टीडीएस नहीं आएगा। उसके बाद में यहां सेल्स डिस्काउंट दिया उसमें टीडीएस नहीं आएगा, सेल्स डिस्काउंट में टीडीएस नहीं आएगा। लेकिन अगर डीलर ने कोई भी यहां टारगेट अचीव किया, उनको थाईलैंड घूमने के लिए भेजा है, तो उसमें टीडीएस आएगा। तो अगर मान लो आप उसको कोई ट्रिप वगैरह दे रहे हो उसमें आपको टीडीएस है वो आएगा। तो मैंने एग्जॉस्टिव वे से ये सेक्शन पढ़ा रखी है, जब आप रिवीजन लेक्चर भी देखेंगे उसमें भी मैंने बड़ा एग्जॉस्टिव वे से ये कराया है, एज वेल एज द अगर आप मेरा अमेंडमेंट लेक्चर देखे होंगे तो भी उसमें मैं बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं मारता करके, ठीक है, पूरा एग्जॉस्टिव वे से हर चीज आपको करा रखी है। तो अगर आप रिवीजन लेक्चर भी देखेंगे ना टीडीएस टीसीएस का, तो आपको एग्जॉस्टिव वे से ये सब चीजें समझ में आ जाएगी। और पहली चीज देखो, जो चीजें मैंने जितनी ढंग से कराई हुई है उन सब चीजों पे आरटीपी में क्वेश्चन है। ट्रस्ट वाला टॉपिक इतना अच्छे से ढंग से कराया हुआ, उस पे आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है करके, ठीक है। यहाँ पे आप इसमें देखेंगे इस पे क्वेश्चन है, वीडियो वाला पार्ट देखेंगे उसमें क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आईसीआई है वो टेस्ट करने वाली है अमेंडमेंट्स पे इस बार एग्जाम में। तो चलिए इसका जो भी आंसर है आप चेक कर लीजिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, Mr. Akash filed his original return of the income under section 139(1) for the assessment year 22-23 and for assessment year 23-24 on 31st July 2022 and 31st July 2023 respectively. He however filed an updated return of income under section 139(8)(a) for the assessment year 22-23 on 31st October 2023. What is the time limit for completion of assessment under section 143(3) in respect of assessment year 22-23 and assessment year 23-24? एक बात बताइए, आपका असेसमेंट कंप्लीशन का टाइम लिमिट क्या होता है? तो असेसमेंट कंप्लीशन का टाइम लिमिट अगर मैं 143(3) की बात करूं एंड 144 की, याद है 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, याद है 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। सर कौन से पेज पे दे रखा है बता दीजिए, इनको है ना, एक तो बताना पड़ता है कि कौन से पेज पे दे रखा है। तो मैं आपको बताऊं, आपने जो अपना रिटर्न फाइलिंग वाला टॉपिक कॉम्पैक्ट में देख रहे होंगे, तो कॉम्पैक्ट में रिटर्न फाइलिंग वाला टॉपिक जहां पे आपका कंप्लीट हो जाता है उसमें आपको देखिए मैंने दे रखा है टाइम लिमिट, दैट इज ऑन द पेज नंबर, अगर आपको चाहिए
तो दैट इज पेज नंबर 327 आपकी बुक में देख सकते हैं। और 327 पे एक टेबल दे रखी है, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग द असेसमेंट। उसके पहली लाइन में दे रखा है स्क्रूटनी असेसमेंट बैच जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 153(1) में ये टाइम लिमिट दे रखी है 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, दैट इज फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22 से ये टाइम लिमिट 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है। अब एक बात समझिए आप लोग, वहीं पे आपको एक नोट दिख रहा होगा ग्रीन कलर से, देखिए वहीं पे आपको एक ग्रीन कलर से नोट दिख रहा होगा और वहां पे मैंने लिखा हुआ है कि वेयर अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8)(a) इज फर्निश, an order of assessment under section 143 or 144 shall be made within 9 months from the end of the financial year in which such return was furnished। तो जिस ईयर में आपने रिटर्न अपडेटेड रिटर्न फाइल किया उस ईयर के एंड से 9 मंथ के अंदर अंदर असेसमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पे असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया है, तो 22-23 के लिए आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया 31 अक्टूबर 2023। तो 31 अक्टूबर 2023 में ये आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा 23-24 का, दैट इज 31 मार्च 2024। और यहां से अगर आप 9 मंथ कैलकुलेट करेंगे तो 31 दिसंबर 2024 तक असेसमेंट कंप्लीट करना रहेगा फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। बट असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए तो आपने कोई भी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं किया, तो 23-24 असेसमेंट ईयर आपका कंप्लीट कब होगा? इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड बाय 31 मार्च 2024। और वहां से अगर आप 9 मंथ लेंगे तो 31 दिसंबर 2024। तो एक बात बताओ, यहां पे भी 31 दिसंबर 2024 और यहां पे भी 31 दिसंबर 2024। सो दिस 31 दिसंबर 2024 इज इन द बोथ द केसेस दिस इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर 31 दिसंबर 2024। ये वाली क्लैरिटी चाहिए, ये वाली क्लैरिटी चाहिए भैया कि नॉर्मल टाइम लिमिट फॉर द स्क्रूटनी एंड बाय जजमेंट असेसमेंट 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। बट इफ यू हैव फाइल्ड द अपडेटेड रिटर्न देन जिस ईयर में आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया उस ईयर के एंड से 9 मंथ के अंदर अंदर है वो आपका असेसमेंट कंप्लीट होना चाहिए करके। ठीक है, चलिए हर MCQ is amendment करके, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, आई रियली सैल्यूट टू ICI on this RTP because in every MCQ they have considered the amendment, every MCQ they have considered the amendment, so really I thanks a lot to the ICI for this effort because जब भी वो गलत करते हैं हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो जब वो अच्छा कर रहे हैं तो obviously we have to like praise them कि they have made the fantastic RTP for the CA final। चलिए उसके बाद में चलते हैं पॉइंट नंबर 15 पे। पॉइंट नंबर 15 बोलता है मिस्टर राम इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 40 इयर्स हैज टोटल इनकम इज 4 करोड़ 15 लाख फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 व्हिच कंप्राइज ऑफ द सैलरी कंप्यूटेड इज 1 करोड़ 80 लाख इज अ सैलरी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60 लाख अंडर सेक्शन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 45 लाख अंडर सेक्शन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 करोड़ रुपीज under section 111A, dividend income is 10 lakh and interest income is 20 lakh rupees. What would be the tax liability for assessment year 23-24 assuming that he does not opt for section 115 BAC? 115 BAC वो नहीं ले रहा, तो सबसे पहले आपकी स्पेशल रेट्स की इनकम है उस पर स्पेशल रेट से टैक्स लगा लीजिए, नॉर्मल वाली रेट है उस पर आप स्लैब रेट से टैक्स निकालिए। तो टैक्स कैसे निकालेंगे? तो देखिए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो सबसे पहले आप देखोगे कि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल, मैं थोड़ा टेबल को ऊपर कर लेता हूं, मेरे को है ना सच्ची, हाँ अब एक बात समझिए, तो सबसे पहले आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 20% वाला कितना है? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% वाला आपका 60 लाख रुपीस है, तो 60 लाख पे आपका टैक्स लगेगा दैट इज एट द रेट 20%। तो 60 लाख पे अगर आप 20% कैलकुलेट करेंगे इट्स कम्स टू द 12 लाख रुपीस, तो 12 लाख रुपीस का ये टैक्स आ गया। उसके बाद में एक बात समझिए, आगे दे रखा है, देखिए टैक्स लाइबिलिटी वर्ड यूज किया है, तो लाइबिलिटी वर्ड यूज किया जाता है तो आपको TDS VDS कितना कटा होगा वो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद में आपको दे रखा है ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब 112A वाला जो है LTCG 112A वाला वो आपका 10% वाला, बट 44 लाख पे ही लगेगा क्योंकि यहाँ पे है तो 45, बट 45 लाख पे नहीं, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख लगता है, तो 44 लाख पे आपका 10% की रेट से आप कैलकुलेट करेंगे तो इट्स कम्स टू द आपका 4,40,000। उसके बाद 111A वाला आपका 1 करोड़ है, तो 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला 1 करोड़ है, सो 1 करोड़ पे मल्टीप्लाई बाय 15% इट्स कम्स टू द 15 लाख रुपया। अब एक बात बताइए, आपके पास रिमेनिंग इनकम कितना बच गया? तो रिमेनिंग इनकम में मैं एक काम करता हूं, आपके पास एक तो सैलरी का इनकम है 1 करोड़ 80 लाख,
1,80,00,000 की सैलरी इनकम, डिविडेंड का इनकम है आपका 10 लाख रुपए, वो भी आपका स्लैब रेट से ही जाएगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पे आपका डिविडेंड का इनकम है वो 10 लाख है, बट ये भी स्लैब रेट से जाएगा। मैं क्यों अलग लिख रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। 10 लाख है बट ये स्लैब रेट से जाएगा, जस्ट इसको आप इग्नोर करिए थोड़ी देर के लिए, सिर्फ मैं ये लिख रहा हूँ कि डिविडेंड का इनकम आपका 10 लाख है, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए, तो डिविडेंड का 1,80,00,000 इज अ that salary income, 10 lakh is a dividend ka income, and guys 20 lakh is your interest ka income. So total comes to the 2 crore and total comes to the other income 2 crore and 10 lakh. अब एक बात बताइए, 2 करोड़ एंड 10 लाख जो है, इस 2 करोड़ एंड 10 लाख पे आप स्लैब रेट से टैक्स निकाल दीजिए, स्लैब रेट से। अब स्लैब रेट से आप टैक्स कैसे निकालेंगे, तो 2 करोड़ 10 लाख में से 10 लाख तक तो आपका वही 5%, 20% एंड ऑल। सो आपका 2 करोड़ बचा, 2 करोड़ पे 30% 60 लाख प्लस 1,12,500। सो कैन आई से दैट हियर इट्स कम टू द 61,12,500। अब एक बात बताइए, सरचार्ज कितना आएगा। तो सरचार्ज कैसे होता है, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है इंडिविजुअल के केस में, अप टू 1 करोड़ है तो आपका 10%, 1 करोड़ टू 2 करोड़ है तो आपका 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ है 25%, 5 करोड़ से ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर केस में आपका 37%। एक बात बताइए, यहां पे टोटल इनकम 4 करोड़ 15 लाख है, सो 4 करोड़ 15 लाख, आप बोलोगे यहां पे तो 2 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज शुड भी 25% ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था अगर आपका कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A है, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A है, या फिर डिविडेंड का इनकम है, तो इस पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% आएगा। और इस बार एक अमेंडमेंट हुआ है, इसमें भी एमसीक्यू में अमेंडमेंट है, और वो अमेंडमेंट है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 20% वाला है वो भी कंसिडर होता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% वाला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 वाला एंड डिविडेंड की इनकम, उस पे जितना भी आपका टैक्स आएगा उस पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% रहेगा, मैक्सिमम सरचार्ज 15%। अब एक बात बताइए, तो इस पे जो टैक्स आएगा, इस पे ये, इस पे टैक्स, इस पे टैक्स, इस पे टैक्स एंड डिविडेंड, डिविडेंड इसमें अदर इनकम में इंक्लूड है, इन पे टैक्स पे मैक्सिमम सरचार्ज 15%। अदर इनकम जो है, क्या वो अदर इनकम अपने आप में 2 करोड़ से ज्यादा है या नहीं। देखो यहाँ अदर इनकम तो 2 करोड़ 10 है, बट 10 लाख तो डिविडेंड वाला है ना, तो अदर इनकम इज ओनली 2 करोड़। सो अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे भी आपका 15% ही तो सरचार्ज आएगा, तो उसमें 15% सरचार्ज ऐड कर दीजिए, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर लीजिए। तो देखिए 61,12,500 प्लस आपका 15 लाख प्लस 4,40,000 प्लस 12 लाख, तो इट्स कम्स टू द 92,52,500 plus 15% surcharge plus 4% health and education cess. So it comes to the 1,10,65,990. So this is your right answer. 1 crore 10 lakh 65,990. This is your right answer. ये तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा right answer रहेगा करके। You got my point or not? यहाँ पे भी आपका अमेंडमेंट है और अमेंडमेंट कवर किया। चलिए उसके बाद में यहाँ MCQs वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, अब डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट चालू होता है। सबसे पहला, Alpha and Company is a partnership firm with the 5 partners sharing profit and loss equally. Its return for the assessment year 23-24 was selected for the scrutiny under section 143(3) and controversially was in relation to the loan was 50 lakh rupees from one of the partner, Mr. Raghav. Credited in the books of the firm explanation that Raghav has given the loan of 50 lakh carrying interest at the rate 12% as approved by the partnership deed was not accepted since Raghav explanation for the source of income in hands of was not found satisfactory by the assessing officer. Accordingly, the assessing officer treated the amount as a cash credit in hands of the firm, that is Alpha and Company, and subjected the same at the rate tax 78%. Discuss the correctness of the action of the assessing officer. अब एक बात समझो, यहाँ पार्टनरशिप फर्म को लोन मिला है, किससे? राघव से, जो कि पार्टनर है। अब राघव से जो लोन मिला है, वो लोन में जो है वो राघव का एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है। एक सेकंड, राघव का एक्सप्लेनेशन है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, और एओ चाहता है कि इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 78% अंडर सेक्शन आपका 68। तो क्या ये एओ का पॉइंट सही है या नहीं? एक बात बताऊं, इस साल अमेंडमेंट आया है, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू अमेंडमेंट, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू अमेंडमेंट। अब एक बात समझना, अमेंडमेंट ये है सेक्शन 68 में कि अगर मान लो आपके बुक्स में किसी से भी एज अ बोरोइंग मिला है या एज अ लोन मिला है,
एज अ बोरोइंग मिला, एज अ लोन मिला, एज और एज अ एनी अदर वे से मिला, आपके अकाउंट में कुछ पैसा आया और भैया आगे वाले के हाथ, आगे वाला जो पर्सन है जिसने आपको लोन दिया उसका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो ये माना जाएगा आपका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है एंड इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 68 एज अ कैश क्रेडिट एंड भैया इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 60% प्लस 25% surcharge and 4% health and education cess. So effectively it is a 78%. So here assessing officer is correct. Answer is yes, assessing officer is correct. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए. On 31st March 2023, A Limited has an outstanding interest liability of 3.5 crore towards the loan payable to IFCI Limited, a public financial institution. On the same date, it issued the debenture to the IFCI Limited in lieu of outstanding interest and deducted the interest while computing the profit and gain of the business for the assessment year 23-24. Assessing officer, however, rejected the deduction of interest on loan claimed by A Limited. Discuss the validity of the action of the assessing officer. अब एक बात बताइए, ये भी अमेंडमेंट है, सेक्शन 43 भी टांग अड़ाती है और 43 भी ये बोलती है कि अगर आपने लोन लिया है फ्रॉम द शेड्यूल बैंक और पीएफआई और एसएफसी और एसआईआईसी और एनबीएफसी, देन इंटरेस्ट हैज टू बी पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, अदरवाइज वो इंटरेस्ट आपका अलाउ नहीं होगा. और अगर जो इंटरेस्ट है वो लोन में रिकन्वर्ट हो जाता है या उसके बदले में आप डिवेंचर इशू कर देते हो, बॉन्ड्स इशू करते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू करते हो, क्या ये एक्चुअल पेमेंट माना जाएगा? आंसर इज नो, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्चुअल पेमेंट. तो क्या यहां पे बेटा ये अलाउ हो जाएगा? आंसर इज नो, इट विल नॉट बी अलाउड. दिस इज ऑल्सो अमेंडमेंट करके, ठीक है. सो ऑल 17 क्वेश्चन वी हैव चेक ऑल ऑन द अमेंडमेंट. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑल्सो अमेंडमेंट. 18 इज ऑल्सो अमेंडमेंट, बट बेटा 18 क्वेश्चन है ये मैं आपको ऑलरेडी सुपर 30 में करा चुका हूं. अगर आप मेरा सुपर 30 देखोगे तो सुपर 30 में इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड एंड सुपर 30 का एक्सप्लेनेशन लाइव वीडियो है यूट्यूब पे ही, आप उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं कौन से पॉइंट पे कौन सा क्वेश्चन है, तो आप वहां पे एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑलरेडी कवर्ड इन द सुपर 30. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि the business premises of Arjun was searched on 17th April 2022 under section 132, consequent to which the assessing officer has in possession document revealing information pertaining to the share purchase for the previous year 16-17 for 23 lakh and in previous year 17-18 for the 25 lakh. तो उसने 16-17 का शेयर खरीदा था, उसमें 23 लाख का, उसके बाद उसने 17-18 में 25 लाख में खरीदा. कैन द असेसिंग ऑफिसर इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 फॉर ब्रिंगिंग टू द टैक्स इनकम एस्केपिंग असेसमेंट? एक बात बताइए, अगर आपके केस में रेड हुआ है तो रेड के केस में यह माना जाएगा कि योर लाइक असेसिंग ऑफिसर इज हैविंग द डीम्ड इंफॉर्मेशन. Assessing officer deemed to have the information and he can issue the notice under section 148. 148 का आपको नोटिस इशू कर सकता है. अब एक और बात बताओ, 148 का नोटिस इशू कब तक होता है? उसके लिए टाइम लिमिट 149(1) में दे रखी है. और 149(1) क्या बोलती है कि अगर आपका नॉर्मल केस है तो 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर. नॉर्मल केस में 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, बट इनकम एस्केपिंग किसी भी ईयर का अगर 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो 10 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर. अब एक बात बताइए, किसी एक साल का 50 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इस बार एक अमेंडमेंट आया है और वो अमेंडमेंट ये बोलता है कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया किसी असेट में और वो असेट में इन्वेस्टमेंट मल्टीपल ईयर में हुआ है या फिर आपने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया है किसी इवेंट पे, ओकेजन पे, और वो एक्सपेंडिचर भले सेपरेट ईयर में हुआ है बट टोटल इज 50 लाख रुपीज और मोर, टोटल इज मोर देन 50 लाख रुपीज, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका जो है वो 10 ईयर्स का टाइम लिमिट यहां पे एओ को मिल जाएगा. अब एक बात बताइए, इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ? इस पर्टिकुलर केस में यहां पे बेटा आपका 23 लाख जो है वो इस साल में शेयर खरीदा था, इस साल में 25 लाख खरीदा था, इसकी टोटल 50 से ज्यादा तो नहीं है. अब एक बात बताइए, तो पर्टिकुलर ईयर से आप पर्टिकुलर ईयर से देखोगे 3 इयर्स का टाइम लिमिट मिलेगा, तो यहां पे 16-17 प्रीवियस ईयर के लिए आपका असेसमेंट ईयर इज 17-18 एंड असेसमेंट ईयर विल बी एंड बाय 31st March 2018 एंड 3 इयर्स काउंट करेंगे तो 31st March 2021. सो 31st March 2021 is already expired. You cannot issue the notice for the assessment year like 17-18 or I can say that previous year 16-17. If I check for the previous year 17-18, so 17-18 previous year assessment year is 18-19, so 19 and from 31st March 2019 if you take the 3 years then 31st March 2022 you want to issue the notice on 17th April 2022, so it is not possible. So notice cannot be issued under section 148. But
Second answer question, what would be your answer change if the share purchase in previous year 16-17 were 30 lakh and instead of 23 lakh? अगर 30 लाख का शेयर परचेज किया होगा तो एक बात बताओ, 16-17 में आपका 30 लाख का शेयर परचेज हुआ और 17-18 में आपका जो शेयर परचेज हुआ है वो 25 लाख का है, तो टोटल कम्स टू द 55 लाख। तो यहां पे इस बार ये अमेंडमेंट ये है कि अगर एक ईयर में 50 लाख का इनकम एस्केपिंग नहीं है बट किसी असेट के फॉर्म में है या कोई एक्सपेंडिचर है वो मल्टीपल ईयर में हुआ है और वो असेट की टोटल अगर 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि आपको 10 इयर्स का टाइम लिमिट मिल जाएगा। तो इस सेकंड केस में आपका 10 इयर्स का टाइम लिमिट मिल जाएगा। सो हियर दे विल गेट द 10 इयर्स का टाइम लिमिट। और बेटा इस ईयर के लिए भी नोटिस इशू हो सकता है और इस ईयर के लिए भी नोटिस इशू हो सकता है, मींस दोनों साल के लिए नोटिस इशू हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, what would be your answer if consequent to the search the assessing officer has in his possession document revealing information pertaining to the expenditure 52 lakh incurred for the marriage of his daughter for the assessment year 16-17 instead of the information pertaining to shares? अगर शेयर्स की जगह एक्सपेंडिचर होता तो एक्सपेंडिचर भी अगर आपका ज्यादा है 50 लाख रुपीस और मोर, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि भैया 10 इयर्स का टाइम लिमिट मिल जाएगा और 10 इयर्स का टाइम लिमिट मिलेगा और 16-17 के लिए असेसिंग ऑफिसर कैन इशू द नोटिस। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज आल्सो अमेंडमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 इज रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब एक बात समझना, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मैंने भी एक सुपर 30 में क्वेश्चन ले रखा है और सुपर 30 में जो मैंने क्वेश्चन ले रखा है दैट इज आल्सो बेस्ट क्वेश्चन आपको करना है और ये क्वेश्चन भी आपको करना है जो आईसीआई ने दे रखा है, बिकॉज दिस इज आल्सो कवर्ड द अमेंडमेंट। दिस इज ऑल्सो कवर्ड द अमेंडमेंट। ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, वो भी अमेंडमेंट कवर करता है और अमेंडमेंट से रिलेटेड और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जस्ट डू दैट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ना एक बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा है जिस क्वेश्चन जब करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, तो सर इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी एक्टिविटी में एंगेज्ड है? तो एबीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन द मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर। ये मार्केटिंग कर रही है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर का, तो इसको डिडक्शन मिलेगा ना वो एटीपी में मिलेगा। तो इससे जो भी इनकम होगा उससे एटीपी में 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक चीज समझना, क्या अगर ये डिडक्शन तो मिल गया, लेकिन क्या इसको एक वो 50,000 का डिडक्शन मिलेगा या नहीं? आपको पता है एटीपी में जनरल डिडक्शन और मिलता है 50,000 का और कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को 1 लाख का। तो क्या वो डिडक्शन मिलेगा या नहीं? वो डिडक्शन तब मिलता है जब कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर एक्टिविटी भी करती है। तो अदर एक्टिविटी करती है तो उस पर मिलता है। इसमें और कोई एक्टिविटी नहीं है, इसमें सिर्फ यही वाली इनकम है, इस पे तो 100% मिल जाएगा। बाकी उनका एफडी का इंटरेस्ट है, इनका जो बैंक अकाउंट है उससे इंटरेस्ट आता है, तो इंटरेस्ट वाला जो 32 लाख है फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक्स, ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा और इसके सामने जो है वो आपको एटीपी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। दिस इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। ये जो इंटरेस्ट है ये टैक्सेबल होगा और इसके सामने बेटा जो है वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या वो 50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं? 32 आंसर इज नो, इट इज नॉट ट्रीटेड एज एक्टिविटी। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्टिविटी करती होती, जैसे मैंने मेरे क्वेश्चन में आप देखोगे सुपर 30 में, तो वहां पे मैंने ऐसा लिया है कि लाइक दे आर डूइंग सम अदर बिजनेस एक्टिविटी, या फिर उन्होंने मान लो प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विद द एड ऑफ द पावर है, तो वो एक्टिविटी है, उसके सामने आप 50,000 का वो डिडक्शन ले सकते हैं। बाकी यहां पे 50,000 का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। एक और चीज समझना, यहां पे मैंने बोला है कि अर्न इंटरेस्ट ऑफ 32 लाख फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट विद द बैंक। बैंक से इंटरेस्ट मिलता है ना, ये टैक्सेबल होता है, इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता। बट अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से इंटरेस्ट मिलता है, मतलब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक से भी इंटरेस्ट मिलता, तो उसका आपको एटीपी में डिडक्शन मिल जाता। अगर कोऑपरेटिव बैंक से भी आपको इंटरेस्ट मिलता तो उसका डिडक्शन आपको एटीपी में मिल जाता करके। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 है वो आप करेंगे। मैंने जो क्लेरिफिकेशन आपको देने थे वो मैंने आपको दे दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 इज नॉट रिलेटेड टू अमेंडमेंट, इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। देखो ऊपर 20 क्वेश्चन जितने आईसीआई ने कवर किया है ना, ऑल क्वेश्चन इज हैविंग द अमेंडमेंट। 21 में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। सिमिलर क्वेश्चन अपने कंपाइलर में भी दे रखा है। ये आपका 10AA आई थिंक एसईजेड से रिलेटेड क्वेश्चन है और एसईजेड से रिलेटेड क्वेश्चन में आप एक बात समझना, जो भी आपका ये ड्यूटी ड्रॉबैक का पैसा होता है एंड प्रॉफिट ऑफ द सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस है, ये इनकम टैक्सेबल तो पीजीबीपी में होती है, बट आप डिडक्शन क्लेम करते टाइम जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट लेते हैं उसमें ये नहीं लेते, क्योंकि इट इज नॉट यू कैन से दैट द ये जो है ये सब ये इट इज नॉट यू कैन से दैट द डिराइव्ड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इट इज नॉट ट्रीटेड एज डिराइव्ड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। तो ये टैक्सेबल तो पीजीबीपी में होंगे, बट एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम इसको करंट ईयर की इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसा मैंने सुपर 30 में भी एक क्वेश्चन लिया है और ये सिमिलर क्वेश्चन यहां पे है, आप करेंगे तो आपसे ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पीजीबीपी का क्वेश्चन है। ऑल अमेंडमेंट ऑल द लाइक पॉइंट्स वी ऑलरेडी कवर्ड करके। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके। अगर आप देखेंगे ना, दैट इज आप अगर देखेंगे ना
आप अगर देखेंगे ना अपना वो सुपर 30 का पहला क्वेश्चन, तो उसमें भी आपके ऑलमोस्ट जो पॉइंट है वो आपके कवर यहाँ पे हो चुके हैं करके, ठीक है। ऑलमोस्ट पॉइंट है वो कवर हो चुके हैं, तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे आपसे इजीली हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में कोई अमेंडमेंट नहीं है, एज इट इज क्वेश्चन उन्होंने एनआर टैक्सेशन से जो अपने कंपाइलर में क्वेश्चन है वो एज इट इज उन्होंने आरटीपी में दे रखा है। उसके बाद 24 जो है एंड 24 का पार्ट नंबर 2, इसमें भी कोई एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं है। इसमें पहले में वही पूछा है कि ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा या नहीं लगेगा, और दूसरा पॉइंट जो है वो आपका ट्रांसफर प्राइसिंग में उससे रिलेटेड है जो 92C बी ना, आई थिंक दैट इज सेकेंडरी एडजस्टमेंट से रिलेटेड। सेकेंडरी एडजस्टमेंट सीई होता है, या आई ऑलवेज कंफ्यूज इन दैट सीबी एंड सीई। सो 92 जो है वो आपका सेकेंडरी एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। तो ये सेकंड वाला पॉइंट आप देखेंगे सेकेंडरी एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंडरी एडजस्टमेंट से रिलेटेड बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको करेंगे अच्छे से। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 25 है दैट इज रिलेटेड टू द DTAA क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी ऐसा कोई सब्सटेंशियल है नहीं चीज करके, ठीक है, ऐसा कोई सब्सटेंशियल वाला है नहीं जो बताने जैसा हो। मैंने DTAA का सुपर 30 में भी क्वेश्चन कराया था, अगर वो सुपर 30 वाला क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपका ऐसे भी कवर हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर आरटीपी लेक्चर। तो आरटीपी का लेक्चर 1 घंटा और 13 मिनट हो गए। मैंने ऐसा सोचा था कि 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा, बट 1 hour and 13 minutes वी हैव डिस्कस द आरटीपी लेक्चर, बट आई रियली हैड अप टू ICI बिकॉज दे हैव कवर्ड द अमेंडमेंट्स इन ऑल द क्वेश्चन। Almost in all the question they have covered the amendments, and that is the what I always say that कि you should focus to the amendment because May का पेपर है वो amendment based पेपर रहता है, उसमें बहुत सारे amendments है वो एग्जाम में कवर किए जाते हैं, और कुछ किस एक्सटेंट तक करती है ना ICI वो आप देखोगे। तो मैंने एक TDS TCS का क्वेश्चन और लिया है जो सुपर 30 में, तो सुपर 30 के क्वेश्चंस आप देखोगे उसमें भी मैंने काफी जगह है वो अमेंडमेंट्स कवर किए हैं। सो गाइस दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। मैं तो आपको यही बोलूंगा अभी करके, ठीक है, कि भैया टाइम जो है वो बहुत ही कम है, और लाइफ में देखो एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, या तो अभी पढ़ लो या फिर बाद में पढ़ लेना, तो आपके पास में ऑप्शन है कब पढ़ना है। बट मेरे को लगता है ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करना है, यही ऑप्शन है, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। नाउ यू हैव टू स्टडी। और मैं बताऊं ना, जो अभी जो लास्ट वाले डेज होते हैं ना, इन डेज में अगर आप ढंग से स्टडी कर लो, अपना 100% दे दो करके, ठीक है, आप आराम से पास हो जाओगे, और इस बार का रिजल्ट अच्छा रहने वाला है, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक और चीज समझना, ट्रांसफर प्राइसिंग वाला जो लेक्चर था ना, रिवीजन लेक्चर, उसमें ना मैंने असेसमेंट कंप्लीशन का टाइम लिमिट बोलते टाइम मैंने वहां पे ये बोला कि लाइक 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट। यार 12 मंथ नहीं है, नॉर्मली स्क्रूटनी के केस में जहां मैं पढ़ा रहा था वो TPO वाला पॉइंट, तो वहां पे जो मैं TPO वाला पॉइंट पढ़ा रहा था ना, वहां पे मैंने 12 मंथ बोला। इट शुड नॉट बी 12 मंथ, इट शुड बी 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। बोलते टाइम स्लिप हो गया था, वो आप ध्यान देना, मुझे बाद में रियलाइज हुआ करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में मैं आपको जस्ट यही बोलूंगा कि गाइस देखिए, ये वाला जो टाइम है बहुत ही क्रूशियल टाइम है आपकी लाइफ में, इसको मतलब ऐसे ही वेस्ट मत कर लेना, बिकॉज ये जो टाइम है ना, मतलब दैट इज द लाइक मैं बताऊं, आप भले इमोशनल हो या फिर आप क्या बोलते हैं दुखी हो खुश हो, इस सब पोजीशन को छोड़िए, आप इमोशन को छोड़िए। नाउ जस्ट वॉट एवर योर टारगेट, जस्ट फोकस टू दैट टारगेट। आपका टारगेट है पढ़ना, एंड जस्ट फोकस टू दैट करके, ठीक है। बिकॉज बहुत बार ऐसी लाइफ में ऐसा मन करेगा नहीं यार ये कर लेते, थोड़ा कंफर्ट में चले जाते, बिकॉज कंफर्ट जोन में रहना हर किसी को अच्छा लगता है। अगर आपको आज बोला जाए यार पढ़ना नहीं है, चलना घूमने चलते हैं, क्रिकेट खेलने चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, आपको बड़ा फैसिनेटिंग लगेगा। मोबाइल पे चैट करना, इंस्टाग्राम की स्टोरी देखना बहुत ईजी है वो, लेकिन पढ़ना इज डिफिकल्ट। सो व्हाट आई वांट टू जस्ट से दैट कि भैया उस कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलिए, और आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज स्टडी, जस्ट फोकस टू दैट स्टडी। वी आर हेल्पिंग यू इन योर सक्सेस, बट मैं बता दूं आप पास होंगे या नहीं होंगे वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं, ना तो मैं डिसाइड कर सकता हूं ना कोई और पर्सन डिसाइड कर सकता है। इट्स इन योर हैंड, और जो चीज आपके हाथ में है ना उस पे लाइक आपको सोचना है, बाकी सब चीजें हैं वो आपको नहीं सोचना, बाकी इधर उधर की चीजें हैं वो आपको नहीं सोचनी है। जस्ट यू हैव टू टारगेट एंड यू हैव टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, और मेरे को लगता है आप पास हो जाएंगे आराम से। मैंने बोला है ना, मान लो ना इतना लो, ठीक है। और जो अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन है, सुपर 30 क्वेश्चन है, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, और ये आरटीपी के क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप प्लीज इसको देख के जाइए। थैंक्स अलॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।